अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रफित राज। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें हम आईबीए के राउंड वन के 2025 के पेपर मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे सवालात को सॉल्व करूंगा। अच्छे से देखना क्योंकि ये पास्ट ईयर के सवालात है, 2025 में आए हुए। हो सकता है कि टकरा जाए 2026 से। राउंड वन में भी बीबीएससी एफबीए का पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन वन नंबर वन से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x² माइनस का 6x प्लस का 6, फाइंड द टर्निंग पॉइंट। इसका टर्निंग पॉइंट मुझे बताना है। तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है? वर्टेक्स को कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट। वर्टेक्स आपका वर्टेक्स एक्स एक्सिस में भी टर्न हो सकता है, वाई पे भी टर्न हो सकता है। लेट्स सपोज आपके पास ये कर्व है, तो उसका टर्निंग पॉइंट क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टेक्स बोलते हैं। अगर ये आपके पास टर्निंग पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? ये भी वर्टेक्स है। ये आपके पास टर्निंग पॉइंट, ये क्या है? वर्टेक्स है। ये भी आपका टर्निंग पॉइंट है, ये क्या है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपको बताना है। यहाँ पे वर्टेक्स पूछ रहा है आपसे। तो वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आप वर्टेक्स ऑफ एक्स एक्सिस निकालते हो तो वो होता है नेगेटिव का b/2 है। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ वाई भी होता है, पहले ये निकालते हैं वर्टेक्स ऑफ माइनस का b/2। अब ये तो पता है ना बी और क्या ए क्या होता है। देखो ये इस तरह से होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c। तो b की जगह पे क्या है? -6। तो माइनस का साइन अपनी जगह और माइनस का b की वैल्यू -6 है। 2 अपनी जगह, a की जगह क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि a की जगह 3 है। तो 3 आ गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 3, 3 2 6 और 2 गया 1। तो आंसर आ गया 1। तो एक्स एक्सिस का वर्टेक्स आ गया 1। अब वाई एक्सिस का वर्टेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस के वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला है वर्टेक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू नेगेटिव का b² अपॉन 4a प्लस का c। बी हमें पता है नेगेटिव का 6, नेगेटिव का साइन अपनी जगह रहा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। माइनस का साइन जब आप उस पर स्क्वायरिंग करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 4 अपनी जगह रहा, ए की जगह पे मैं क्या रखूंगा? 3 और 3 और प्लस सी क्या है हमारे पास? सी देख लेते हैं, सी भी हमारे पास पॉजिटिव 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव 6 रखा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 और 4 1 4, 4 3 12। तो माइनस का 3 प्लस का 6, तो ये आ गया पॉजिटिव का 3। ठीक है, तो आपके एक्स एक्सिस वाला क्या आ गया? वर्टेक्स ऑफ एक्स एक्सिस 1 और वर्टेक्स ऑफ वाई एक्सिस क्या आ गया? 3। तो देख लेते हैं 1,3 किस में, वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1,3 इसका आंसर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं इसको 100 ही कर देता हूँ, क्योंकि ए सबसे बड़ा है ना। सवाल में कंडीशन क्या दी हुई? ए सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है और सी उससे छोटा है। तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, 100 सबसे बड़ा, देन 10 और फिर 1। ठीक, अब आपको क्या कह रहा है? लेट एन बी द लार्जेस्ट। एन को क्या कह रहा है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कह रहा है, 3 डिजिट नंबर है। और के को क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अब एन के बारे में समझो, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम डिजिट को बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं ना, लेट्स सपोज जब हम डिजिट को जो है ना बड़े से छोटे की तरफ लिख रहे हैं, यानी कि ए बी सी लिख रहे हैं, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? उसको हम इस तरह से लिखते हैं। देखो ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, या मैथमेटिक्स का है, तो 100a प्लस का 10b और प्लस का c, तब हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब हम डिजिट को छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, सपोज सी बी और ए लिखते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लिख रहे हैं, तब हम इस तरह से लिखते हैं 100c प्लस का 10b और प्लस का ए। ठीक है, ये दो बात समझ में आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, एन और माइनस का डिफरेंस बोल रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 100 ए माइनस का प्लस का 10 ए, 10b प्लस का सी, माइनस का साइन लाऊंगा 100c माइनस का 10 माइनस ये उससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा ये आपके पास 10b, और ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का ए हो जाएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 10b माइनस का 10b, और ये आपके पास हो जाएगा 100a और माइनस का 100c प्लस का a माइनस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा 99a माइनस का 99c। तो a माइनस सी अगर 99 कॉमन ले लो तो आपके पास a माइनस सी क्या आ रहा है? 90 a माइनस सी इंटू 99 आ रहा है। तो आपसे यही तो पूछ रहा है, n माइनस के किसके बराबर आ रहा है? a माइनस सी इंटू 99 ना। तो आपके पास ये 99 से ये पूरा डिवाइड हो सकता है। सवाल में यही पूछ रहे थे कि पूरा किससे डिवाइड होगा, तो ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड होगा? 99 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि भाई
टू की पावर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री इंटू टू एक्स माइनस वन, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप ऑप्शन डाल के देख लो, ठीक है, या अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो लंबी हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व आप कर सकते हो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आप, मेरा मशवरा ये है कि आप ऑप्शन डाल के देखो। जब आप इसमें ऑप्शन डालोगे तो ये टू की पावर वन इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री इंटू टू की पावर वन विच इज टू और माइनस वन विच इज वन, और वन वन इन थ्री वन से थ्री और अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू टू। क्या ये बराबर है? नहीं, तो ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी पे चलते हैं, टू की पावर टू कर देते हैं, तो टू की पावर टू इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री इंटू टू की पावर टू, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा फोर, और फोर माइनस वन थ्री, तो ये थ्री हो गया, थ्री थ्री से नाइन, तो ये अंडर रूट नाइन हो गया, और टू का स्क्वायर ये हो गया फोर, तो ये फोर हो गया और ये थ्री हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी कट गया। ऑप्शन थ्री देखते हैं, सी देखते हैं, टू की पावर थ्री, तो टू की पावर थ्री हो जाएगा आपके पास एट, और अंडर रूट थ्री इंटू टू की पावर एट माइनस वन सेवन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21 इज इक्वल टू 8, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि भाई इफ आउट ऑफ 1200 एम्प्लॉयज 2.5% were made redundant and 50.75% had a salary deduction, find how many were left unaffected। कि आपके पास जो लोग हैं टोटल, वो टोटल लोग कितने हैं, 1200 हैं, है ना, उसमें से इफेक्ट कितने हुए हैं, ठीक है। उस 1200 में से 2.5% ऐसे लोग हैं जिनका क्या हुआ है, वो रिडंडेंट हुए हैं, तो 2.5% निकाल लेते हैं इसका पहले, 2.5% ऑफ 1200, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे जीरो लगेगा, तो दो जीरो यहाँ पे आ गया, और ये आपके पास इसका आंसर आएगा 300। ओके हो गया। अब आपसे आगे कह रहा है कि 50.75% हैड अ सैलरी डिडक्शन, तो 50.7% भी निकाल लेते हैं, उन वो भी इफेक्ट हुए हैं, तो 50.75% ऑफ 1200, सॉरी 12,000 है यार, 30 है, तो आंसर तब भी इसका 300 ही आएगा, ठीक है। इसका भी पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे दो जीरो लगेगा, और ये इससे ये गया, इससे ये गया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 6090। अब मुझे ये बताओ कि ये और ये लोग कौन है, ये दोनों वो लोग हैं ना जो अफेक्ट हुए हैं। ये 2.5% लोग हैं जिनका रिडेंडेंट हुआ है, और 50.75% वो लोग हैं जिनकी सैलरी डिडक्ट हुई है, तो इट्स मीन 300 वो लोग हैं जिनके रिडेंडेंट हुआ है, और 6090 वो लोग हैं जिनकी सैलरी डिडक्ट हुई है। तो टोटल देख लेते हैं कितने लोग इफेक्ट हुए हैं, 300 प्लस 6090 ना, 609, एक मिनट इसको मैं रब करके लिख लेता हूँ, मिलके यहाँ लिख लेते हैं, 6090 और 300 ये, तो 0936390 वो लोग हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं। और मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है वो बताओ कि भाई जो लोग अफेक्ट नहीं हुए, तो कोई मसला नहीं है, टोटल हमारे पास 1200 लोग हैं, 1200 में से इसको माइनस कर देता हूँ मैं, तो वो लोग आ जाएंगे जो कि 12,000 लोग हैं, वो लोग आ जाएंगे जो कि इफेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो 6, ये 0 आ गया, और ये 9 आ गया, 6 3, और इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5610। सवाल समझ आ गया? ये आपके पास ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर अंडर रूट x माइनस वन, सेकेंड टर्म इज वन, एंड द थर्ड टर्म इज अंडर रूट x प्लस वन, एंड इफ द रेशियो ऑफ द सेकेंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, इज इक्वल टू थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म टू द रेशियो ऑफ द सेकेंड टर्म। ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है, और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड दी फिफ्थ टर्म पूछ रहा है हमसे। कोई मसला नहीं है, बता देते हैं अभी। हमें कंडीशन दी हुई है, तो जो कंडीशन दी हुई है हम वहां पुट कर देते हैं। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, वन है, अंडर रूट, और फर्स्ट टर्म क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन, और ये है आपके पास थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस वन, और ये फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास वन, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का वन, और यहाँ मल्टी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट
एक्स माइनस वन। तो आप यहाँ पे देखोगे ये फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का और ए माइनस बी का, ठीक है। वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो मैं करता हूँ ए स्क्वायर, ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज वन का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट से ये जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, माइनस का वन यहाँ आगे प्लस का वन हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा आपके पास सीधा सीधा टू, ठीक है। अब हम टर्म देख लेते हैं भाई, एक्स तो हमें पता चल गया, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला टर्म है आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस वन विच मीन अंडर रूट टू माइनस का वन, ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म वन है आपके पास, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस का वन। अब मुझे फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मुझे आर चाहिए। आर क्या होता है, आर होता है हमारे पास सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यही होता है ना हमें। तो देख लेते हैं भाई, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या होता है। सेकेंड टर्म हमारे पास दिया हुआ है वन, और फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट टू माइनस का वन। अब रूट जो है ना डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मैं इसको क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकेट कर दूंगा। यह रेसिप्रोकेट करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह ए टू डिवाइड बाई ए वन होता है इसी तरह आपके पास ए थ्री डिवाइड बाई ए टू होगा, है ना। यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, यानी कि हर पिछला टर्म जो है ना बराबर होगा आर के। तो मैं इस तरह से नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से भी निकल सकता है, आप रेसिप्रोकेट कर दो रूट टू प्लस वन करके, देखना आंसर वही आएगा, रूट टू प्लस वन करके रेसिप्रोकेट कर आ जाएगा, लेकिन ये लंबा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ए थ्री किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स प्लस का, अंडर रूट एक्स प्लस के वन के, है ना। और अंडर रूट क्या, एक्स क्या था, टू था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस का वन, और ए टू था वन, तो आर क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट टू प्लस का वन, ये आपके पास आर आ गया, ठीक है। बाकी आप यहाँ से रेसिप्रोकेट कर लेना, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा, मसले वाली बात नहीं है, लेकिन वो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैंने छुटवा दिया। आर हमें पता चल गया, ए हमें पता चल गया, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था भाई कि मुझे ए फिफ्थ टर्म बताना था ना। तो फिफ्थ टर्म क्या होता है, ए फिफ्थ टर्म बराबर होता है हमारे पास ए आर फोर, है ना। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए हमने निकाला था अंडर रूट टू माइनस का वन, ठीक है, और आर हमने निकाला है अंडर रूट टू प्लस का वन, और ये पावर फोर है, ठीक है। अब आप देखो ये जो पावर फोर है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो अगर कोई चीज थ्री का क्यूब है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज तीन बार लिखी हुई है ना। इसी तरह अगर कोई चीज टू का क्यूब है इसका मतलब क्या है, कोई दो जो है वो तीन बार लिखा हुआ है। इस तरह ये जो ये इसका मतलब क्या होगा, ये चार बार लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका एक एक हिस्सा निकाल लेता हूँ। ये आ गया आपके पास रूट टू माइनस का वन, इसका एक हिस्सा निकालूंगा तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस का वन, और ये यहाँ पे दोबारा लिखूंगा रूट टू प्लस का वन की पावर क्यूब, ठीक है। मसला तो नहीं है, वापस मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई तो बेस से पावर एट करके पावर फोर दोबारा आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसे करूंगा नहीं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का और ए प्लस बी का। इसको बंद करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए का स्क्वायर करूंगा तो इससे ये कट जाएगा रूट, तो बच जाएगा आपके पास टू, और वन का स्क्वायर वन होता है माइनस का वन, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट टू प्लस के वन के होल क्यूब से, ठीक है। दो में से आपके पास एक जाएगा, एक बचेगा, तो वन इंटू आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस वन का होल क्यूब। तो आपके पास आ गया अंडर रूट टू प्लस वन का होल क्यूब। बस ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास बराबर होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, लिख लेता हूँ मैं एक साइड पे, आई थिंक ये बराबर होता है, नीचे लिख लेता हूँ, ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब प्लस का थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर, इसी के बराबर होता है ना। ए आपके पास रूट टू है और बी आपके पास वन है, तो ए की जगह पे रूट टू रखूंगा, तो रूट टू की पावर होल क्यूब प्लस का बी आपके पास वन है तो वन का होल क्यूब प्लस का थ्री ए आ जाएगा अंडर रूट टू का स्क्वायर, बी आ गया वन, और प्लस थ्री इंटू ए आ गया आपके पास रूट टू, और वन आ गया वन का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री अपॉन रूट टू, ठीक है। अगर इसको मैं मजीद सॉल्व करूं थ्री रूट टू को तो ये आपके पास टू रूट टू हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास प्लस वन, और ये आ गया आपके पास टू से ये गया तो थ्री टू ज़ा सिक्स, और ये बन गया आपके पास थ्री रूट टू। इसको मैं मजीद सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास टू रूट टू थ्री रूट टू फाइव रूट टू, और ये छः और एक सात,
तो ये ऑप्शन में है 5√2 प्लस का 7। हाँ बिल्कुल है, 5√2 प्लस का 7, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 5 हमने कर लिया है। 6 में कह रहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास y जो है वो बराबर है एफ ऑफ एक्स के, और वो कह रहा है कि ये पास हो रहा है, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2,1 से। ठीक है, इतना करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जब आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। जब आप फंक्शन में ये x की वैल्यू पुट कर रहे हो, लेट्स सपोज मैं इसके अलावा एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 1, और मैं कह रहा हूं कि भाई x आप पुट करो 1। तो जब आप इसमें 1 पुट करोगे, 2 1 2 और प्लस, तो ये 3 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 3 पुट करोगे, इट्स मीन ये बराबर y के होता है, तो ये 3 आ गया। तो 1,3 इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंडीशन आपके पास दी हुई है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है 2 और y है 1। इट्स मीन जब आप फंक्शन में 2 की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। अब आगे कहते हैं, आगे क्या कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट लाई ऑन दी लाइन। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है एफ ऑफ नेगेटिव एक्स में। कोई मसला नहीं है, एक्स क्या पुट कर रहे थे हम, 2 पुट कर रहे थे, इस बार नेगेटिव एक्स पुट कर देते हैं। जब मैं नेगेटिव एक्स पुट करूंगा तो नेगेटिव साइन अपनी जगह रहा, एक्स की जगह पे मैं 2 पुट कर दूंगा, तो 2 यहाँ पे आ गया। और ये बराबर किसके है, वाई के, और वाई क्या था, 1 था, है ना। नेगेटिव वाई नहीं है, नेगेटिव वाई होता तो मैं नेगेटिव 1 लिखता। ये बराबर सिर्फ और सिर्फ वाई के, जैसे ये सिर्फ बराबर है सिर्फ और सिर्फ वाई के, और वाई क्या था, 1 था। तो इट्स मीन आप x क्या डाल लो, आप x डाल लो -2, और आपको मिल के रहा है +1, तो -2,1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके हो गया, ऑप्शन बी आपके पास आंसर है। अच्छा भाई नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि 125, 36, 121, 289, 784 व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस चल रहा है इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। कोई मसला नहीं है, अगर एक चीज तुम गौर करो इस सवाल में, देखो ये सवाल तभी कर सकते हो जब आपको स्क्वायर याद होगा। तो अगर आप इसमें देखो तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है 25, ये 6 का स्क्वायर है 36, और ये 11 का स्क्वायर होता है आई थिंक 121। हाँ 11 का स्क्वायर है 121, और आपके पास 289 किसका स्क्वायर होता है, हाँ 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपके पास ये 28 का स्क्वायर होता है। तो आप ये देखो 1, 5, 6, 11 इन सब का ये स्क्वायर है। लेकिन अगर एक चीज आप गौर करो कि अगर मैं 1 में +4 कर दूं तो आपके पास अगला टर्म आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 5 में क्या कर दूं, +1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा 6। और इसी तरह अगर मैं 6 में +5 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं 11 में +6 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 17। तो आप गौर करो कि जो आपका पीछे वाला टर्म है उसमें जब आप +1 कर रहे हो, ठीक है, जब आप +1 कर रहे हो तो आपके पास आगे वाला टर्म आ जा रहा है ना। इसी तरह देखो, जैसे मैं यहाँ पे देखो 5 में +1 कर रहा हूँ 6 आ जा रहा है, 6 में +5 कर रहा हूँ 11 आ जा रहा है, 11 में +6 कर रहा हूँ तो आपके पास क्या आ जा रहा है, 17 आ जा रहा है। यानी कि पिछले टर्म में आप जो पिछला टर्म है वो आप प्लस कर रहे हो, यानी कि जो आपके पास एक्चुअल है वो, और पीछे वाला टर्म कर रहे हो तो अगला वाला आ जा रहा है ना। 1 पे नहीं लगेगा क्योंकि मैं आगे वाला निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं 5 में पीछे वाला प्लस किया तो मेरे पास 6 आ गया, तो जब मैं 6 में पीछे वाला प्लस किया तो मेरे पास 11 आ गया, तो जब मैंने 11 में पीछे वाला प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 17 आ गया। तो जब मैं 17 में 11 प्लस करूंगा तो 28 आ जाएगा, तो मैं 28 में क्या प्लस करूंगा, 17 ना, तो 28 में मुझे 17 प्लस करना पड़ेगा तभी मेरा अगला आएगा। तो 28 में मैं 17 प्लस कर देता हूँ। ये IQ का सवाल है। 714 और 1 15 का 5 हासिल किया, 1 2 1 3 और 1 4, तो ये 45 आपके पास आंसर आ गया, यानी कि 45 का स्क्वायर आपके पास आंसर होगा, ठीक है। 45 का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है 2025 के। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 45 है तो 45 नहीं लगा देना आंख बंद करके, 45 का स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर का सीरीज चल रहा है ना, आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको 2025 इस सवाल का आंसर आ गया। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एच ऑफ एक्स बराबर है x² + 1 के, ठीक है। मैं साइड पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा आई थिंक यहाँ पे। तो एच ऑफ एक्स बराबर है आपके पास x² + 1 के, और आपके पास जो k ऑफ x है वो बराबर क्या है, वो बराबर है आपके पास x + 3 है।
और आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन कह रहा है कि एच इनवर्स एक्स बराबर है के इनवर्स एक्स के, यानी कि एच का इनवर्स अगर आप निकाल दोगे वो बराबर किसके होगा, के इनवर्स के। ये कंडीशन आपके पास दिया हुआ है। तो इट्स मीन मुझे पहले दोनों का इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दोनों का इनवर्स निकाल लेता हूँ, पहले एच का निकालता हूँ। एच ऑफ एक्स को बराबर कर देता हूँ वाई के, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वन, प्लस का वन यहाँ जाएगा माइनस का वन, तो ये हो जाएगा वाई माइनस का वन, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं रूट ले लूंगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस वन, और ये आ गया एक्स। अब एक्स को मैं एफ इनवर्स में चेंज कर दूंगा। ओके, अब मैं एक्स को क्या करूंगा, एफ इनवर्स में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अंडर रूट वाई माइनस का वन अपनी जगह रहा, और ये हो गया एफ, अच्छा ये एफ नहीं है ये एच है, तो ये एच इनवर्स एक्स हमने निकाला, तो ये हो जाएगा एच इनवर्स एक्स, और ये y को मैं चेंज कर दूंगा x में, ठीक है। तो x माइनस का वन अंडर रूट, ये मैंने निकाल लिया h इनवर्स x। अब मुझे निकालना है k इनवर्स x, ठीक है। तो मुझे k पता है, k है x प्लस थ्री, तो ये x प्लस थ्री है, उसको बराबर कर दूंगा y के, प्लस का थ्री यहाँ के माइनस का थ्री, ये हो गया y माइनस का थ्री, x यहाँ पे x को चेंज कर दूंगा k ऑफ x में, यानी कि k ऑफ इनवर्स निकाल दिया ना मैंने, तो ये हो जाएगा k इनवर्स ऑफ x, और y चेंज हो जाएगा x माइनस थ्री में, ठीक है। ये भी मैंने निकाल दिया और एच ऑफ इनवर्स भी निकाल दिया। अब ये दोनों बराबर हैं, सवाल में तो यही कह रहा है कि एच ऑफ इनवर्स बराबर है के ऑफ इनवर्स के, यही कंडीशन दी हुई है ना सवाल में। तो एच ऑफ इनवर्स हमने क्या निकाला है, अंडर रूट एक्स माइनस वन निकाला है, तो अंडर रूट एक्स माइनस वन इसको बराबर कर दूंगा मैं किसके, के ऑफ इनवर्स मैंने निकाला एक्स माइनस थ्री के, तो मैं इसको बराबर कर दूंगा एक्स माइनस थ्री के। अब मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए ना मुझसे, तो x की वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ ताकि रूट कैंसिल हो जाए, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस वन, और ये हो जाएगा x माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला खुल जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी, तो टू ए आ गया आपके पास x, b आ गया आपके पास थ्री, और प्लस का थ्री स्क्वायर विच इज नाइन, और यहाँ पे आ गया आपके पास x माइनस वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा, माइनस का टू थ्री सिक्स एक्स, प्लस का नाइन अपनी जगह रहा, यहाँ पे x माइनस वन अपनी जगह रहा, ठीक हो गया। माइनस का वन यहाँ ले आके प्लस का वन कर दूंगा तो ये टेन हो जाएगा, और प्लस का एक्स यहाँ के माइनस का एक्स कर दूंगा तो ये सेवन एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले से। अब मैं इस पे जो है मिडिल टर्म ब्रेक कर दूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक कर दूंगा, तो ये आपके पास फाइव और टू का बन सकता है, फाइव टू ज़ा टेन, ठीक है। तो जब मैं इसका मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा तो आपके पास दो रूट आएंगे, एक आएगा एक्स माइनस फाइव और एक आएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म कैसे किया समझ आया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स माइनस का टू एक्स और प्लस का टेन, और जब मैं इन दोनों में से x को रूट लूँ कॉमन लूंगा तो ये बच जाएगा x माइनस फाइव, यहाँ से मैं माइनस का टू कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा x फिर से माइनस का फाइव, तो एक रूट आ गया x माइनस का फाइव, एक रूट आ गया x माइनस का टू। इस तरह से मैंने मिडिल टर्म ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, एक x की वैल्यू आ रही है फाइव, और एक x की वैल्यू क्या आ रही है टू। अब ऑप्शन में देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखो, क्वेश्चन में पूछ भी क्या रहा था, एक्स ही निकालने बोल रहे थे ना, हाँ फाइंड दी एक्स, तो एक्स हमने क्या फाइव निकाला है और टू निकाला है, तो भाई हमसे ये सीन है कि भाई आपका आंसर हो जाएगा सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस टू दिया हुआ है, पॉजिटिव टू नहीं दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन सही है, यानी कि एक दो ऑप्शन निकाला है ना, एक पॉजिटिव टू निकाला है हमने और एक निकाला है हमने पॉजिटिव फाइव, तो पॉजिटिव टू तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो पॉजिटिव फाइव आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 7 to 9 cm क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी बॉल्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर कैन फिट इन द बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, कोई भी इस तरह से ज्योमेट्री के सवालात आए और उसमें जब आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो किसी क्यूब का, क्यूबिकल बॉक्स का, ठीक है, और वो उसका डायामीटर या रेडियस आपको दिया हुआ हो, ठीक है, रेडियस होगा तो फिर उसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ तो मैं डायामीटर से बता देता हूँ। और जब वो कहे कि भाई इसको ये फिट कर सकते हैं हम बॉक्स में या नहीं कर सकते, तो जब भी आप फॉर पैकिंग अ बॉल, ठीक है, ये जब इस तरह के सवाल आता है तो आप हमेशा क्या करोगे, साइड को डिवाइड कर दोगे डायामीटर से, ठीक है, और इसको जो है क्यूबिंग कर दोगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास डाया नहीं दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, तो बस आप क्या करोगे, साइड अपॉन 2r कर दोगे और इसका होल क्यूब कर दोगे, ठीक है। अब आप साइड और डाया निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 729। तो वॉल्यूम क्या होता है, लैंड इंटू ब्रेड इंटू हाइट, यानी कि अगर मैं सॉरी ये क्यूबिकल है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब। आई एम सॉरी क्योंकि ये क्यूब है, मैं क्यूबाइट पे चला गया था। एल क्यूब होता है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जब मैं क्यूब रूट लूंगा तो मेरे पास एल कितना आ जाएगा, 9, यानी कि एक साइड क्या आ जाएगी, 9। साइड निकाल लिया मैंने, और डायामीटर तो गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट करता हूँ ट्रिक में, साइड मैंने 9 निकाला है, और डाया 4 है, इसका मैं होल क्यूब करूंगा। तो अच्छा इसको मैं डिवाइड करूंगा ना, तो ये आएगा तकरीबन, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये आएगा तकरीबन 2.25, ठीक है, और इसका क्यूब कर दूंगा। अब ये 2.25 है ना, मैं इसको राउंड ऑफ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप हमेशा राउंड ऑफ कर लेना, तो मैं राउंड ऑफ करके इसको 2 ले लेता हूँ, और 2 का क्यूब आपके पास 8 आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया, ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका भी है, उसमें भी लेकिन आपको राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा, ठीक है, आप ट्रिक से कर लो, वो ज्यादा आसान है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आ नंबर, कोई एक नंबर है, इस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 20, तो वो कोई जो एक नंबर है वो मुझे नहीं पता, मैं उसको एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ये आ नंबर इज फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 20 एंड देन इज 30 इज एडेड टू, 30 इसमें ऐड हो रहा है, टू गिव द आंसर, क्या आंसर दे रहा है आपको, 570। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का 30 वहां जाके माइनस का 30, तो ये हो जाएगा 540, और ये हो जाएगा x यहीं रहेगा, 20 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 गया, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 7 14, तो x आ गया आपके पास 27। लेकिन आगे क्या कह रहा है, इफ बासिम सब्ट्रैक्ट 14, अब ये जो x आया ना, इसमें से क्या कर रहा है वो, सब्ट्रैक्ट 14 कर रहा है, तो 27 माइनस 14 एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 5, और जो रिजल्ट आ रहा है ना उसको माइनस करने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। कर लेते हैं सॉल्व, 27 में से आप जब 14 निकालोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 13, और 13 इंटू 5 करोगे तो 5 3 जा 15, और ये 65 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। इस सवाल को अच्छे से समझना, क्योंकि ये बीबीए में तो आया हुआ ही है, लेकिन राउंड 2 के इकोनॉमिक्स के पेपर में भी आया हुआ था, ठीक है, 2025 के। तो इस सवाल को अच्छे से समझना, कह रहा है कि वेजिटेबल समोसा एंड चिकन समोसा आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। जो आपके पास वेजिटेबल समोसा है और चिकन समोसा है, वो रेशियो किस में है, 1:3 में। तो मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आपके पास रेशियो का सवाल है ना, उसमें आप हमेशा एक नंबर, कोई भी एक वेरिएबल अज्यूम करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें, ताकि वो नंबर जो है ना, लेट्स सपोज मेरे पास है 9/4, नहीं मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो है 12/9 है, ठीक है, मैं एक नंबर कह रहा हूँ, ये 12/9 है। अब इसका रेशियो क्या होगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो इसका रेशियो क्या बन गया, 4:3। तो अगर मुझे वापिस इसमें जाना है, तो कोई एक x ऐसा अज्यूम करूंगा कि मुझे वापस वहां पे जाना पड़े, पूरा 12/9 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, 3 सपोज कर लूंगा, x इज इक्वल टू 3। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 जा 12, तो ऊपर वाला आ जाएगा, और 3 3 जा 9 नीचे वाला आ जाएगा। तो हमेशा मुझे एक, तो रेशो किससे बनता है, कोई एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका भी कोई x होगा ना, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, अब क्योंकि इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो 3 है, तो मैं क्या करूंगा, वेजिटेबल को x कर लेता हूं, और जो आपका चिकन है, वेजिटेबल को मैंने x कर लिया, और जो चिकन है वो 3 रेशियो में, तो मैंने इसको 3x कर लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास टोटल क्या हो गया, x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 4x। ओके, इतने समझ आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 वेजिटेबल। अब ये जो टोटल 4x है ना, इसमें से आप 2 वेजिटेबल सिलेक्ट कर रहे हो, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 1/19 दी हुई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का नंबर फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि जो आपको डिजायर्ड चाहिए, नंबर ऑफ आउटकम जो होता है वो आप ऊपर रखते हो, और नीचे आप रखते हो टोटल आउटकम, जो टोटल आउटकम होता है, ठीक है। अब यहां पे सिलेक्ट क्या कर रहा है, 2 वेजिटेबल समोसा सिलेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, डिजायर्ड है, ये आपका नंबर ऑफ आउटकम है जो कि न्यूमिनेटर में आएगा, और ये क्या है, टोटल नंबर, और टोटल क्या होता है, नीचे आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब ऊपर में लगाऊंगा कॉम्बिनेशन, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं चूज कर रहा हूं, 2 वेजिटेबल चूज कर रहा हूं, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/19 है। देखो मैं किस तरह से करूंगा,
इतनी सी बात तो समझ में आ गई ना कि ये मैंने किस तरह से किया है, एक्स और 3x और 4x। अब आगे चलते हैं प्रोबेबिलिटी का सीन। प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि भाई दो 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 चूज कर रहा हूं मैं, तो टोटल वेजिटेबल मैंने क्या अज्यूम किया था, एक्स, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स में से दो चूज कर रहा हूँ, ये मेरा डिजायर्ड हो गया जो न्यूमिनेटर में मैं रखूंगा। अब मुझे चाहिए टोटल, तो टोटल क्या है, टोटल 4x है, और 4x से भी मैं कितना सिलेक्ट कर रहा हूँ, दो कर रहा हूँ। तो ये किसके बराबर है, इसका इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर दी हुई है, 1/19 के। तो इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ 1/19 से, ठीक है। अब इसको मैं खोलता हूँ कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन इसका ये x खुल जाएगा और x-1। कॉम्बिनेशन तो खोलना आता है ना, देखो कॉम्बिनेशन कैसे खुलता है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कह रहा हूँ 3 कॉम्बिनेशन, लेट्स सपोज मैं 7 कॉम्बिनेशन 2 कह रहा हूँ, 7 कॉम्बिनेशन 2 को खोलो, ठीक है। 7 कॉम्बिनेशन 2 को ओपन करो। एक तो तरीका ये है कि आप फॉर्मूला लगाओ और ओपन कर दो, दूसरा तरीका ये है कि नीचे जो ये आर जितना दिया हुआ है ना, उतनी बार खोल दो। ये 2 बार दिया हुआ तो इसको 7 × 6 और इसको 2 × 1 कर दो। तो वही चीज मैंने ऊपर किया है। तो इस तरह से भी आपके पास आंसर आ जाएगा, और फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा आसान तरीका है। तो मैंने ऊपर भी यही चीज की है, फॉर्मूला ओपन नहीं किया है मैंने, इस तरह से ट्रिक लगा के ओपन कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये मेरा न्यूमिनेटर हो गया। अब इस 4x को भी तो खोलना है ना, दो, तो एक बार 4x खुल गया और एक बार 4x-1 खुल गया। खोल, ये तो ओपन करना आता है ना, n-1 n-2 इस तरह से ओपन होता जाता है, और पीछे n+1 चलता है, ये तो आता ही होगा, ठीक है। तो मैंने ये ओपन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, और इसको बराबर इसने कह दिया कि भाई ये क्या बराबर है, 1/19 के। ये चलता जा रहा है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 19x इंटू x-1, और ये हो जाएगा 4x इंटू 4x-1, ठीक है। इसको मैं मजीद मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 19 इंटू 19x² माइनस का 19x, और ये हो जाएगा 4×4 = 16x², और ये हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक हो गया। इसको मैं मजीद सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 3x², और ये जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ के प्लस का 4 होगा तो ये हो जाएगा 15x, और ये इक्वल टू 0, ठीक हो गया। यहाँ से अब x निकाल लेते, 15x वहां जाके पॉजिटिव का 15x, और यहाँ पे 3x² पहले से है, तो एक x से ये एक x गया, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो x कितना आ गया, 5 आ गया। हमने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया है, ठीक है। अब सवाल में हमसे पूछ क्या रहा था, आगे चलते हैं। सवाल में हमसे x पूछ रहा था या कुछ और पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ समोसा पूछ रहा है हमसे, x नहीं पूछ रहा। टोटल कितना है, 4x है, x हमने निकाल लिया है, 4x हमारे पास 5 है, तो 4 × 5 = 20, सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा पीछे जाके देखो, आसान से ये समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बीबीए में भी पूछा है और राउंड 2 के इकोनॉमिक्स के पेपर में भी पूछा है, तो इसलिए मैं कहूँ कि इसे अच्छे से समझो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ऑन मंडे, ठीक है, वेयर अ शर्ट एंड ट्राउजर विद प्रोबेबिलिटी 0.6, ठीक है। यानी कि आपको मंडे की क्या डेटा दे रहा है, मंडे को कह रहा है कि मंडे का डेटा आपको कह रहा है कि जब वो शर्ट और ट्राउजर पहन रहा है ना, इसको मैं एस टी कह देता हूँ, तो उसके पहनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6 है। तो अगर वो वही मंडे को शलवार कमीज पहने, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको मैं एस के कह देता हूँ, ठीक है, शलवार कमीज। ये शर्ट ट्राउजर और शलवार कमीज है, तो जाहिर सी बात है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अगर वो शर्ट एंड ट्राउजर पहन रहा है वो 0.6 है, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा 0.6, तो वो शलवार कमीज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। अब आगे कह रहा है ऑन ट्यूसडे विद प्रोबेबिलिटी 0.3, बट इफ मंडे ही वियर शलवार कमीज देन द प्रोबेबिलिटी वेयरिंग ऑन अ शर्ट ट्राउजर ऑन ट्यूसडे इज 0.8। तो अब सवाल में कह रहा है कि भाई अगर आप ट्यूसडे की आपको डेटा दे दिया, तो ट्यूसडे में क्या कह रहा है कि अगर आप मंडे को पहना था शलवार शर्ट एंड ट्राउजर, तो आपको ट्यूसडे की पहनने की प्रोबेबिलिटी क्या बताइए, 0.3 बताइए ट्यूसडे की, है ना। तो इसका मतलब क्या है, शलवार कमीज पहनने की, शर्ट एंड ट्राउजर क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या है, शलवार कमीज की पहनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस का 0.3 विच इज इक्वल टू 0.7, है ना। ये शलवार कमीज का हो गया। अब आगे सवाल में मुझसे पूछ क्या कर रहा है, फ्रॉम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे वियर द डिफरेंट क्लॉथ्स ऑन बोथ डेज। तो अब क्या करना है, हमें डिफरेंट क्लॉथ्स निकालना है दोनों दिन।
तो क्या होगा भाई, अगर मैं मंडे को जो है मंडे को जो है मैं शर्ट और ट्राउजर, और ट्यूसडे को जो है मैं शलवार कमीज पहन लूं, तो शर्ट और ट्राउजर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6 है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा? 0.42। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि वो पहले शलवार और कमीज पहन ले जो मंडे को, ठीक है, और फिर शर्ट और ट्राउजर पहन ले ट्यूसडे को। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.4, ठीक है, और आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.4 इंटू 0.3 से। कहाँ चला गया, कहाँ सॉल्व कर रहे थे हम? 0.4 इंटू 0.3, सॉरी 0.8 है ना, वो 3 नहीं है। 0.4 को आप मल्टीप्लाई करो 0.8 से। सवाल में क्या गिवन है आपके पास? देखो सवाल में क्या गिवन है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ वियरिंग एंड ट्राउजर ऑन ट्यूसडे इज, शर्ट एंड ट्राउजर की क्या दे रहा है? ट्यूसडे का 0.8 दे रहा है, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 0.8 से करोगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आसान सा है। कहाँ लिख रहा था मैं? हाँ ये रहा। तो 0.4 के साथ आ जाएगा आपका 0.8। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.32। अब दोनों आ गई है, ये भी आ गया आपके पास, ये भी आ गया, यानी कि पहले ये शर्ट एंड ट्राउजर पहन सकता है, देन शलवार एंड कमीज पहन सकते हैं, या हो सकता है कि पहले शलवार कमीज, तो दोनों के आप उसको प्लस कर दो, 0.42 प्लस 0.32, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, और 0.74 आपके पास इस सवाल का आंसर आ गया। तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर ए आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। आसान सा है, नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा पीछे जाके देख लो, कोई ऐसे मसले वाली बात। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 1 2 4 3 9। देखो 1, ये फिर से आईक्यू का सवाल है लेकिन आता है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है? 1 1 2 4 3 9 और 4, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो आप देखो गौर से कि देखो पहले तो मैं इस सीरीज में से ना 1 2 3 और 4 निकाल लेता हूं। तो आप गौर करो, ये जो पहला नंबर है 1, अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या वो 1 के बराबर आएगा? तुम कहोगे सर बिल्कुल आएगा, 1 का स्क्वायर 1 है। इसी तरह जो दूसरा नंबर है 2, अगर मैं उस पर स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या 4 आएगा? तुम कहोगे सर बिल्कुल आएगा। इसी तरह जो तीसरा नंबर है उस पर अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या 9 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा सर। तो इसी तरह जो आखिरी नंबर है 4, मैं उस पर स्क्वायरिंग करूंगा तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आसान सा, बच्चे आई डोंट नो क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। पास्ट ईयर का सवाल तो सारे ही इंपॉर्टेंट है बट ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मिलता जुलता भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो, सवाल निकल जाएगा। सवाल में कह रहा है ऑन मंडे 9 पीपल एक्सरसाइज। मंडे कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? 9। ऑन वेनेसडे 8 पीपल एक्सरसाइजेस। वेनेसडे कितने बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं? 8 बच्चे, सॉरी पीपल। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? 11। अब कह रहा है इन हाउ मेनी वेज विल पीपल एक्सरसाइज ऑन मंडे एंड वेनेसडे। फिर कह रहा है और मंडे एंड फ्राइडे, फिर कह रहा है और मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे, तीनों दिया हुआ है। अब एक बात को समझ लो तुम, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है आपके पास, एंड का मतलब होता है आपके पास इंटरसेक्शन, ठीक है। या अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में बताऊं, अगर आपके पास सवाल में एंड आ जाए तो आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को उस वक्त भी समझाता हूँ, जब मैं परमुटेशन पढ़ा रहा होता हूँ तब भी समझा रहा होता हूँ। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा बताता हूँ कि जब भी आपके सवाल में ईदर आ जाए या और आ जाए तो आपको करना है प्लस, ठीक हो गया। इसी तरह जब भी आपके सवाल में एंड आ जाए तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। और ये ईदर और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। इसका मतलब होता है यूनियन, तो इसको यू से दिखाते हैं, और इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन एंड का, तो उसको उल्टा यू से दिखाते हैं, ठीक है। अब सवाल को समझो, ये बात समझ में आ गई? अब सवाल को देखो,
ये डेटा हमने लिख लिया, सवाल में कह रहा है हाउ मेनी पीपल एक्सरसाइज ऑन मंडे एंड वेनेसडे। तो मंडे और वेनेसडे का मतलब क्या, मंडे एंड का मतलब इंटरसेक्शन, वेनेसडे फिर और है, तो और का मतलब क्या है प्लस, फिर कह रहा है मंडे एंड फ्राइडे, तो मंडे एंड का मतलब इंटरसेक्शन फ्राइडे, फिर क्या कह रहा है, इसने फिर से और का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर प्लस कर दो, फिर कह रहा है मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे तीनों का बता दो, मंडे इंटरसेक्शन वेनेसडे इंटरसेक्शन फ्राइडे। ये कंडीशन बन गई आपके पास। अब मैंने इसका मतलब क्या बताया था इंटरसेक्शन का, मल्टीप्लाई बताया था इंटरसेक्शन का। तो मंडे में कितने थे, डेटा में देखो 9 थे, तो 9 इंटू वेनेसडे में कितने थे 8 थे, ये हो गया, प्लस मंडे में कितने थे 9 थे, इसी तरह अब फ्राइडे में कितने हैं 11 है, प्लस कर लेते हैं, मंडे में कितने थे 9 थे, वेनेसडे में कितने थे 8 थे, फ्राइडे में कितने थे 11 थे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 से आपके पास क्या होता है 72, प्लस 9 इंटू 11, ये हो जाएगा आपके पास 99, और ये आपका 9 इंटू 99, और ये 792, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लो, जब इन सबको आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा फाइनल 963, जो कि इस सवाल का आंसर है, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक है, ये समझ लोगे तो सवाल आपका निकल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑन ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया तो मांग रहा है, लेकिन किसका मांग रहा है, सिर्फ वन फेस का मांग रहा है, ये चीज समझना है आपको, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, क्यूब हमें पता है जो कि बराबर है 2197 के, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है एल क्यूब के, आप 1/3 का रूट ले लो, तो आपके पास जो एल आएगा वो आएगा आपके पास 13, 13 का क्यूब आपके पास 2197 के बराबर होता है। लेकिन वो सरफेस एरिया पूछ रहा है, और सरफेस एरिया क्या होता है, वन फेस का क्या होता है, वन फेस का सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 169, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझना, क्योंकि मैक्सिमम सवाल प्रोबेबिलिटी से आ रहे होते हैं, ठीक है। ऊपर भी मैंने एक प्रोबेबिलिटी का सवाल करवाया है, चिकन समोसा वाला, वो दो दो प्रोग्राम में आए हैं, तो वो भी अच्छे से करना, ये भी अच्छे से समझो। सवाल में कह रहा है इफ देयर आर 10 ब्लैक सॉक्स हैं, कितने टोटल है, इफ देयर आर 10, अच्छा टोटल नहीं है ये, 10 ब्लैक सॉक्स हैं, 8 ग्रीन है और 2 ब्लू है, यानी कि 10 ब्लैक है, 8 ग्रीन है, और 2 जो है ना ब्लू है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास 10 और 8 18, 18 और 2 20, तो टोटल सॉक्स जो है ना मेरे पास वो 20 है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपके पास नंबर ऑफ आउटकम ऊपर रखते हो आप, और नीचे आप रखते हो टोटल आउटकम। तो जो भी आप कॉम्बिनेशन लगाओगे वो इस टोटल पे लगाओगे, और जो वो होगा नीचे डिनोमिनेटर पे होगा, और जो भी आपको डिजायर्ड चाहिए वो ऊपर होगा, जैसे मैंने ऊपर करवा करवा के आ चुका हूँ मैं सेम। तो अभी क्या कह रहा है आगे सवाल में, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो चूजिंग दिस, जो जब हम 2 सॉक्स को चूज कर रहे हैं, कोई भी 2 सॉक्स को चूज कर रहे हैं, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम कलर के हो, ठीक है। अब सेम कलर होने का क्या क्या देखो, या तो हो सकता है कि आप आ, जब 2 सॉक्स निकालो वो पूरा का पूरा सॉक्स जो हो वो क्या हो, ब्लैक हो, तो उसका क्या हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 2, यही होगा ना। यानी कि जब आपने 10 का 10 ब्लैक शूज को उठाया, उनमें से 2 जो है ना, जो दोनों बार आपने निकाला, यानी कि पहली बार निकाला तब भी ब्लैक आया, और दूसरी बार निकाला तब भी ब्लैक आया, तो 10 कॉम्बिनेशन 2 इसका हो गया। लेकिन उसने बोला ऑल, सब के सब, उसकी क्या, तो आप क्या करोगे प्लस कर दोगे, ठीक है। इसी तरह 8 ग्रीन का क्या हो जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 2, और प्लस इसका हो जाएगा ये 2 ब्लू पहले से है, तो 2 कॉम्बिनेशन 2, ये आ जाएगा आपका न्यूमिनेटर में। और टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आपके पास 20 है, आप 20 में से 2 सिलेक्ट कर रहे हो तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। रखते हैं इसको ऊपर, ये था आपके पास 10 कॉम्बिनेशन 2, प्लस ये था आपके पास 8 कॉम्बिनेशन 2, और ये था प्लस 2 कॉम्बिनेशन 2, और टोटल से डिवाइड कर दोगे विच इज 20 कॉम्बिनेशन 2। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, सॉल्व, कॉम्बिनेशन को नीचे जितनी बार उतनी बार खोल दो, 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, प्लस का साइन है, 8 इंटू 9, सॉरी 8 इंटू 7 होगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये 2 इसका कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 1,
और ये डिवाइड हो रहा है किससे, 20 कॉम्बिनेशन 2 से। तो मैं डिवाइड का साइन लगाता हूँ, और 20 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब है 20 को भी खोल दो 2 बार, ठीक है, 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 2 1 2, 2 5 10, 5 9 45। प्लस का साइन लगाऊंगा, 2 1 2, 2 4 8, 4 7 3 7 21 होता है। तो 4 7 आपके पास हो जाएगा आई थिंक 28, और ये प्लस का 1, और ये डिवाइड हो रहा है 2 1 2, 2 1 2 10, और ये हो जाएगा 19, 190 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्लस करूंगा जब मैं, तो ये हो जाएगा 46, और 46 और 28, 6 6 12 13 14 का 4 हासिल किया, 1 4 2 6 और 1 7, तो 74 अपॉन 190 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। ऑप्शन में है क्या ये, या मजीद सॉल्व करना पड़ेगा मुझे? क्वेश्चन नंबर 16 ही करा रहा हूं मैं, बट आंसर मुख्तलिफ क्यों आ रहा है? 74 अपॉन 190। अच्छा भाई, ऑप्शन में ना 74 अपॉन 190 नहीं दिया हुआ है, ये लॉजिक है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर मैंने तरीका आपका ही अपनाया था लेकिन आंसर तो मुख्तलिफ आ रहा है। देखो ऑप्शन देखो, 148 पहला ही ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है आपके पास 148 अपॉन 380। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करूं तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, 2 7 14, 2 4 8, 2 1 2, 2 9 18, और 2 0 0, आगे 74 अपॉन 190। इसने सिंप्लीफाई नहीं किया, बता, आंसर वैसे ही आएगा 74 अपॉन 190 ही आएगा, लेकिन इसने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया कि भाई बच्चों को देखते हैं, बच्चों को आता है या नहीं आता। तो हमें आता है भाई, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए को चूज कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17। अब इस सवाल को देखो, ये बहुत ही टिपिकल सवाल है, बहुत ही ज्यादा पूछने वाला सवाल है ये आईबीए में, और इस तरह के सवाल ना बहुत पूछे जाते हैं। अब आप एक बात इस सवाल को समझने से, सॉल्व करने से पहले समझ लो, जब भी आपके पावर में वेरिएबल आ जाए, पावर में नंबर ना है, मैंने कहा जब भी आपके पावर में वेरिएबल आ जाए, आप नेचुरल लॉग ले लो आंख बंद करके, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे सीएस की तैयारी भी कर ले, जब भी सीएस के डेरिवेटिव में इस तरह के पावर में वेरिएबल आ जाए ना, सीधा नेचुरल लॉग ले लो आप, वो सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नेचुरल लॉग ले लूंगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन है मेरे पास 2 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो जब मैं इस पे नेचुरल लॉग लूंगा, तो ये आपके पास 1/, जब मैं इस पे नेचुरल लॉग ऑफ 2/1/x लूंगा जब, ठीक है, और दोनों साइड लूंगा नेचुरल लॉग ऑफ 5, तो 1/x पीछे आ जाएगा। नेचुरल लॉग का रूल तो पता है ना आपको, देखो रूल ये होता है, अगर आपके पास 2 की पावर 5 है, तो ये जो 5 है पीछे आ जाता है। तो मैं यही कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग पेपर कर रहे हो तो तैयारी होगी, और ये सारे रूल्स आपको पता होंगे जो मैं करवा रहा हूँ। तो 1/x आपके पास पीछे आ जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 यहाँ आ गया, और ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 5 इस साइड पे, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 5 यहाँ आ गया आपके पास। इसी तरह अगर आप यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, x को सेपरेट करूंगा, जब मैं x को सेपरेट करूंगा तो ये नेचुरल लॉग यहाँ जाएगा, ये आ गया 1/x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। ये 1/x है, मुझे x चाहिए, x निकालने के लिए मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5, ये आपके पास x आ गया, ठीक है। इसी तरह अब मैं y निकाल लेता हूँ। अब y में क्या है, 3 की पावर 1 अपॉन y विच इज इक्वल टू व्हाट, 3 की पावर 1 अपॉन y, इसको जरा मिटा के देखूं मैं, 5 के बराबर है, ठीक है, ये भी, यानी कि ये आपके पास 3 की पावर 1 अपॉन y जो है ये भी 5 के बराबर है। नेचुरल लॉग ले लो दोनों साइड, दोनों साइड मैंने नेचुरल लॉग ले लिया, 1 अपॉन y पीछे आ जाएगा, ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ 3, और ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ 5, ठीक है। रेसिप्रोकेट कर दूंगा और ये उस साइड ले जाऊंगा, तो y आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5, ये हमारे पास y भी आ गया। अब z देख लेते हैं, z की कंडीशन क्या दी हुई है, z की कंडीशन दी हुई है 6 की पावर 1 अपॉन z इज इक्वल टू 5, यानी कि 6 की पावर 1 अपॉन z किसके बराबर है, 5 के। दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो, 1 अपॉन z पीछे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 6, और ये नेचुरल लॉग ऑफ 5। अब रेसिप्रोकेट करूंगा, सिर्फ z को लूंगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 6 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5, ठीक हो गया। ये तीनों चीज मैंने x y z तीनों निकाल लिया। अब कंडीशन में क्या कह रहा था, x प्लस वाई माइनस का z निकालो ना, x प्लस वाई माइनस का z निकालो, यही कह रहा है सवाल में, सवाल देख लेते हैं।
एक्स प्लस वाई माइनस का जेड। एक्स किसके बराबर है मेरे पास, नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5, नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5, प्लस वाई किसके बराबर है, वाई बराबर है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 3 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5, तो ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ 3 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5। ठीक है, प्लस आसान सा है, दिखने में तुम्हें मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, एक बार समझ आ गया। तो z क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 6 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 6 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5। अब सॉरी, ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, मैं प्लस कर दिया यहाँ पर, ये माइनस है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको एक ही बार लिख देते हो, है ना, ऐसा ही है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 5 एक बार नीचे आ गया, ऊपर कर दोगे नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ 6। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आपको पता होगा, अगर आपको रूल पता है नेचुरल लॉग का, नेचुरल लॉग का रूल क्या होता है, अगर आप दो नेचुरल लॉग प्लस हो रहे हैं, अगर नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी है तो नेचुरल लॉग का रूल क्या कहता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू बी, ये इसके बराबर होता है। और इसी तरह अगर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ बी है तो वो किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो पहले मैं इन दोनों पे लगाता हूं, तो इन दोनों पे जब मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू बी हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू 3 विच इज 6, अब माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ 6 यहाँ पे पहले से। ठीक हो गया। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेता हूं मैं, नीचे आपका नेचुरल लॉग ऑफ 5 चल रहा है, ओके। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये दोनों माइनस में हो रहे हैं, तो माइनस क्या होता है, ऊपर मैंने बताया ए अपॉन बी, तो 6 अपॉन 6 हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 6 अपॉन 6, और ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 5, तो 6 अपॉन 6 क्या हो जाएगा 1, और नेचुरल लॉग 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये पूरा इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि x प्लस वाई माइनस का z इक्वल टू क्या आ गया 0। सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो आसान सा है, दिखने में लेंदी लग रहा है, ये बहुत ही आसान सा है। जब आपको सब कुछ पता होगा, आपको पता है कि यार नेचुरल लॉग लेना, ये पीछे जाएगा, ये इसके बराबर आएगा, फिर इसको प्लस करना है, और रूल सारे पता होंगे, फौरन से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक हो गया, तो इसका आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें 2-3 मिक्स हुआ हुआ है, फ्रैक्शन भी है, रेशो भी है, अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आलम हैज 1/8 ऑफ टोटल सम। मुझे टोटल सम नहीं पता, लेकिन आलम के पास जो है ना वो 1/8 ऑफ टोटल सम है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। तो 1/8 ऑफ टोटल सम मुझे नहीं पता, ये किसके पास है, ये आलम के पास है। आगे कह रहा है एंड मोहसिन हैज, और मोहसिन के पास क्या है, मोहसिन हैज 1/8, जो मोहसिन है उसके पास है 1/2 ऑफ टोटल सम, तो इसके पास हाफ है टोटल सम का। अब आगे कह रहा है इफ आलम है 2700, अगर आलम के पास 2700 है, इट्स मीन ये पूरा किसके बराबर होगा, 2700 का। यही कह रहा है ना, अगर आलम के पास 1/8 ऑफ टोटल सम है और फिर आगे कह रहा है 2700 है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/8 ऑफ टोटल सम और ये बराबर किसके है 2700 के, यही कह रहा है सवाल में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 8 इंटू, तो ये 216, 216 और ये 2 0 ऐसे आ गया। ठीक है, तो टोटल सम क्या आ गया आपके पास ये। तो अब मोहसिन का निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे को टोटल सम पता चल गया। तो मोहसिन का आ गया मेरे पास 1/2 ऑफ टोटल सम विच इज 216, और 2 0 लगा हुआ उसके साथ, 216 और ये 2 0 लगा हुआ उसके साथ, तो 2 1 2 2 1 2 2 8 16 और ये 2 0। तो मोहसिन का क्या आ गया मेरे पास, मोहसिन का आ गया मेरे पास, आई थिंक मैं, हाँ यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये 1 0 है, तो यहाँ पे 10800 आ जाएगा आपके पास, ये मोहसिन के पास है। ठीक हो गया, महसिन का भी पता चल गया, आदिल का भी पता चल गया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, तीसरा भी है, तीसरा किसके पास है, रिमेनिंग। अगर आपके पास टोटल सम ये है, टोटल सम ये है, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये, और कुछ आदिल ने लिया है, कुछ क्या नाम है उसने लिया है, क्या नाम है उसका, मोहसिन ने लिया है,
और जो रिमेनिंग है वो किसने लिया है? जो रिमेनिंग है वो लिया है आपके पास उस्मान ने। तो ये कौन है? ये उस्मान है ना। टोटल समय हमें पता है विच 21 600। आदिल का हमें पता है, आदिल का 2700 था। मोहसिन का हमने निकाला है विच इज इक्वल टू 10800। और मुझे उस्मान का निकालना है। ऐसा ही है। 2700 में जब 10800 प्लस करूंगा तो ये आपके पास, जब इसको मैं माइनस भी कर दूंगा, ये दोनों प्लस करके जब वो वहां जाके माइनस होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 8100। 8100 ठीक हो गया। ये उस्मान का आ गया। अब मुझसे ये तीनों का मुझे तो पता चल गया, आदिल का भी निकाल लिया, मोहसिन का भी निकाल लिया, उस्मान का भी निकाल लिया। अब मुझसे पूछ कर रहा है, मुझसे रेशो पूछ रहा है। कोई मसला नहीं है, सबको डिवाइड कर देते एक दूसरे से, है ना। तो ये आपके पास जो उसके पास था वो 2700 था। लेकिन रेशो किस किस फॉर्म में पूछ रहा है ये भी देखना है। फाइंड द रेशो ऑफ ऑल थ्री का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। 2700 10800 और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं ऊपर। अभी जो मैंने निकाला है उस्मान का वो कितना निकाला? 8100। ठीक है, 8100। तो सॉल्व कर लेते हैं। 20 से ये सारे 20 गए। अब 3 से 3 के टेबल से सब हो जाएंगे। 3 9 जा 27 और ये 3 3 जा 9 और एक इधर चला गया 3 6 जा 18 और ये आ जाएगा आपके पास 3 2 जा 6 और ये 3 7 जा 21। अब ये मजीद सॉल्व हो सकता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 9 जा 27। अब ये मजीद सॉल्व हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये आपके पास रेशो आ गया 1:4:3। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या। ये रहा ऑप्शन पहला ही है 1:4:3। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये करने से पहले इसका लॉजिक समझो। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म। हम कितने ट्राइंगल्स जो है ना फॉर्म कर सकते हैं विद 12 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। 12 पॉइंट जो है ना किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो है ना इक्वली डिस्टेंस पे कर दिया इसने। लेट्स सपोज एक पॉइंट यहाँ कर दिया, इसी के इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ कर दिया, एक पॉइंट यहाँ। इसी तरह से उसने 12 पॉइंट्स जो है ना सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल पे बना दिए। ठीक है। और उसने अब ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो कितने मैक्सिमम ट्राइंगल बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना। सपोज अगर मैं एक पॉइंट ये दे रहा हूँ, एक पॉइंट ये दे रहा हूँ और एक पॉइंट ये दे रहा हूँ, तीनों को मिला दो, बन गया ना ट्राइंगल। तो 3 पॉइंट चाहिए आपको मैक्सिमम। तो इट्स मीन टोटल आपके पास 12 पॉइंट है ना। टोटल आपके पास 12 है। उसमें से आपको आप चूज कितना कर रहे हो हर पॉइंट्स में से, और आपको कितना बना सकते हो आप वेज निकाल रहे हो ना, कितने वेज से बना सकते हो आप। तो ये वेज का सवाल है। तो आप और पॉइंट्स कितने लेता है वो, कितने को चूज करेगा? 3 को चूज करेगा। 3 पॉइंट को चूज करेगा तभी तो ट्राइंगल बनेगा। अब 12 कॉम्बिनेशन 3 को सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं 12 कॉम्बिनेशन को 3 को सॉल्व करता हूँ, इसको ओपन करते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करते हैं इसको। 3 1 3, 3 4 12, 2 1 2, 2 5 10। तो ये 4 5 20 और ये हो जाएगा आपके पास 11 विच इज इक्वल टू 220। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ गया आपके पास 220। ऑप्शन में नहीं है। आई थिंक ये 220 होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो 220 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द n थ्राइस। कोई नंबर है, कोई डिजिट है, उन दोनों डिजिट का जो सम है ना वो क्या है? थ्राइस है, यानी कि 3 बार है, 3 का मल्टीपल है सम ऑफ द डिजिट ऑफ द n+1, जो कि n, लेट्स सपोज में कोई नंबर है। अच्छा, ऑप्शन से ही कर लेते हैं। ठीक है, खुद से अज्यूम नहीं करते, ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है 40। तो लेट्स सपोज आपके आंसर है n आ गया आपके पास 40। तो इसका सम क्या होगा? 4 + 0 विच इज इक्वल टू 4। तो और n+1 क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा 41 और इसका सम क्या हो जाएगा? 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। तो क्या 5 इसका 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल भी नहीं है ना। लेकिन कंडीशन तो कह रहा है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब मैं एक एक करके सारे ऑप्शन चूज करूं। मैं 39 में मुझे देख के लग रहा है कि 39 हो सकता है, मुझे ऐसे देख के लग रहा है। आप सारे करोगे। ठीक है। तो मैंने 39 ऑप्शन को उठाया और मैंने कर दिया कि भाई n = 39। कोई मसले वाली बात है नहीं है।
उसने बोला कि भाई इनके जो डिजिट का सम है ना, तो इनके डिजिट का पहले सम निकाल लेते हैं। तो इनके डिजिट का सम क्या आ जाएगा 12। इनके डिजिट का जो सम है वो थ्री टाइम्स है इसके डिजिट का सम। तो n 39 था, तो n प्लस वन क्या हो जाएगा 40, और इसका सम क्या है 4 प्लस 0 4। क्या ये थ्री का मल्टीपल है? बिल्कुल है, 4 3 से 12। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल ऑलवेज लीव एन इनइक्वालिटी चेंज। कौन सा ऑपरेशन जो है वो हमेशा आपको इनइक्वालिटी चेंज जो है वो देता है। तो आपको की रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है? रूल पता होना चाहिए आपको। रूल ये है कि अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड, मैंने क्या कहा, अगर आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड, वो कभी भी आपके इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब अपने पास लिख लो कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स नेवर चेंजेस द इनइक्वालिटी। ठीक है, ये थ्योरम आ गया आपका, पहला रूल ये आ गया। दूसरा रूल क्या है? आप मल्टीप्लाई करो ये डिवाइड करो बाय अ नेगेटिव नंबर, वो क्या करेगा, आपके रिवर्स कर देगा आपके इनइक्वालिटी को। ठीक हो गया, दोनों रूल समझ में आ गया। पहला रूल था आपको, अगर आप ऐड कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेम नंबर को फ्रॉम बोथ साइड, तो आपका इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज। और अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो बाय नेगेटिव नंबर, और फिर वो क्या करेगा, वो रिवर्स कर देगा आपकी इनइक्वालिटी को। ये इनइक्वालिटी का सिंपल रूल है। लेट्स सपोज अगर मैं कह रहा हूँ 2x माइनस का 3 लेस देन 4 है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और अगर मैं इसको माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मतलब है इसका, ये माइनस का 2x प्लस का 3, और ये इस साइड था, ये इस साइड घूम जाएगा, तो रिवर्स कर दिया ना इसने। ये सिंपल इनइक्वालिटी के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सिंपल सा रूल बताया मैंने, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं बताया। ठीक है, ये आपको पहले से पता ही होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एनी नंबर। बाय एनी नंबर से तो नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, फिर एनी नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ऑप्शन बी भी कट गया। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर फ्रॉम बोथ साइड, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग का भी मैंने बता दिया, वो चेंज नहीं करता। मैंने क्या बोला, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड कैन नेवर चेंज योर इनइक्वालिटी, तो ऑप्शन सी भी कट गया। ऑप्शन डी कह रहा है ओके, अब क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने, अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहले एक बार और पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल ऑलवेज लीव एन इनइक्वालिटी अनचेंज, इनइक्वालिटी अनचेंज होना चाहिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड एनी नंबर, अनचेंज फेल हो जाएगा ना वो नेगेटिव नंबर से, बी भी क्योंकि एनी नंबर है, फिर चेंज हो जाएगा, नेगेटिव नंबर के लिए होना चाहिए। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर फ्रॉम बोथ साइड, मैंने अभी आपको रूल बताया था ना कि अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो बोथ साइड बाय सेम नंबर या एनी नंबर हो बट वो सेम हो, तो वो क्या करेगा, आपके चेंज नहीं करेगा। और यही तो मुझसे पूछ रहे हैं, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि 80 स्टूडेंट एट अ कॉलेज स्टडी वन लैंग्वेज। स्टूडेंट है, मैं स्टडी कह रहा हूँ। 80 स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज स्टूडेंट वन लैंग्वेज, कोई 80 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक लैंग्वेज को जो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, सम स्टडी फ्रेंच, कुछ लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं। सम स्टडी जर्मन, कुछ लोग जर्मन पढ़ रहे हैं। एंड रेस्ट ऑफ स्टडी स्पेनिश, और कुछ लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पेनिश पढ़ रहे हैं। तो टोटल हमें यहाँ से पता चल गया, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कुछ फ्रेंच पढ़ रहे हैं, कुछ जर्मन पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेनिश पढ़ रहे हैं। अब कह रहा है 41 ऑफ द स्टूडेंट आर फीमेल। इसमें से जो 41 स्टूडेंट है ना, वो क्या है, 41 स्टूडेंट है फीमेल। तो अगर मैं 81 में से 41 निकाल दूं, पीछे आपके पास बचता है 39, और ये 39 क्या होंगे, मेल होंगे, है ना। यही तो कह रहा है, अगर आपके पास 41 स्टूडेंट फीमेल है तो 39 मेल होंगे। अब कह रहा है 2/3 ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग जर्मन वर फीमेल। अब जो 2/3 ऑफ जो 2/3 ऑफ जो वो है, उस 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, वो वो क्या स्टडी कर रही हैं, वो जर्मन कर रही हैं, और वो है कौन, वो है आपके पास फीमेल। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 2/3 ऑफ दी, ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि भाई 33 स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच। 33 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, फ्रेंच पढ़ लें।
तो 33 स्टूडेंट फ्रेंच पढ़ लें भाई। 17 ऑफ द 26 स्टूडेंट स्टडिंग स्पेनिश आर मेल, तो ये भी एक कंडीशन है, इसको भी रखते हैं। अब आप देखो कि 80 आपके पास टोटल है, उसमें से आप फ्रेंच निकाल दो, उसमें से मजीद से आप 26 निकाल दो। 26 कितने स्टडिंग स्पेनिश है ना, 36 और 17 ऑफ द 26, 26 टोटल है आपके पास और उसका 17, तो 26 भी आपके पास पता चल गया। 26 क्या है, स्पेनिश है। समझ आया ये क्या बताया मैंने? ये टोटल है ना, टोटल का 17, यानी कि टोटल स्पेनिश कितने हैं, 26 है, जिसमें से 17 मेल है, तो बाकी फीमेल होंगी। तो ये उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे पता चल गया कि टोटल स्पेनिश है, तो मजीद मैं इसमें से स्पेनिश भी माइनस कर देता हूँ, 26 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, जब इन सबको मैं माइनस करूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आंसर आएगा आपके पास 21। और ये किसका है, जर्मन है ना। मैंने फ्रेंच माइनस किया, मैंने स्पेनिश माइनस किया, तो बचा क्या, जर्मन बचा। देखो सिंपल सा है, आसान आसान से समझो अगर कंफ्यूज हो रहे हो। देखो सवाल में आपके पास ना टोटल कह रहा है 80 स्टूडेंट्स, ठीक है। पहली बात तो समझ आ गई कि भाई मुझे पता चल गया कि सवाल में 80 स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई लैंग्वेज को सीख रहे हैं। टोटल मुझे पता चल गया 80 स्टूडेंट्स हैं। फिर कह रहा है कि भाई 41 ऑफ स्टूडेंट्स आर फीमेल, चलो इसको भी रखो अभी, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। अब ये इसको भी रखते हैं, 31 ऑफ द स्टूडेंट, बेटे अब ये पढ़ो, 33 स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच, 33 स्टूडेंट जो है वो फ्रेंच पढ़ लें। और कह रहा है 26 ऑफ द 17, यानी कि जो 26 टोटल स्टूडेंट है ना, यानी कि टोटल स्पेनिश कितने पढ़ लें, 26 पढ़ लें, उसमें से 17 जो है ना वो मेल है, तो मुझे उससे पता चल गया कि स्पेनिश 26 है। अब पीछे बच गया जर्मन, टोटल हमें पता है, तो 80 टोटल है, उसमें से 33 प्लस 26 जो है वो है, और जर्मन हमें पता नहीं है। इन दोनों को माइनस करके मैं निकालूंगा तो जर्मन आपके पास आ जाएगा यहाँ से 21। ये तीन तीन ग्रुप मुझे पता चल गया। अब मुझे जर्मन फीमेल बतानी है, क्योंकि मुझे जर्मन पता चल गया 21 है, तो कंडीशन पढ़ लेते हैं कि 41 स्टूडेंट्स आर फीमेल, तो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग जर्मन, तो 21 मैंने निकाल लिया है। तो देखो यहाँ पे भी मैंने कैसे बताया था, 26 आउट ऑफ 17, तो इसी वजह से मैंने स्पेनिश टोटल बताया था। तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, टोटल टोटल 21 होगा। तो क्या करूँगा, 2/3 ऑफ जर्मन जो कि मैंने 21 निकाला है, वो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 7 से 21 और 2 7 से 14, तो 14 आ गया आपके पास। अब आप इस बात को समझो कि अगर स्पेनिश मेल 17 है, ठीक है, गिवन है ना आपके पास, स्पेनिश मेल कितने हैं, 17 है, 26 ऑफ द आउट ऑफ 17 गिवन है यहाँ पे, तो आपके पास स्पेनिश फीमेल कितनी होगी, पीछे आपके पास 9 बच जाएगा। टोटल 26 स्पेनिश फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, वो 17 है, तो फीमेल कितनी होंगी, 9 होगी। ऐसा ही है ना। तो अब आप टोटल फीमेल बताना है आपको, तो टोटल फीमेल आप पहले कंडीशन से फीमेल जो आपके पास टोटल था 80 था, 80 में से टोटल क्या था, 80 में से आपके पास जो 41 थी ना वो फीमेल थी, तो 41 जो है ना टोटल फीमेल आ गई, ये मुझे पता चल गया। तो मैंने टोटल की जगह पे क्या रखा, 41 रखा, इज इक्वल टू कुछ फीमेल फ्रेंच की होगी, ठीक है, जो कि मुझे नहीं पता। 14 मैंने निकाला है किसका, 14 किसके थी, 14 मेरे पास जर्मन की थी, ठीक है, तो 14 मेरे पास जर्मन की आ गई, और प्लस 21 मेरे पास किसके आ गई, सॉरी 9 किसके आ गए मेरे पास, 26 ऑफ स्पेनिश की आ गई, 9 फीमेल स्पेनिश की आ गई मेरे पास। ठीक हो गया, तो फ्रेंच की फीमेल कितनी आएगी मेरे पास, एफ को यहीं रखता हूँ, इन दोनों को प्लस करता हूँ, 9 और 1 10, और ये 9 और 1 10, और 10 और 2 20, और ये 23 आई थिंक, और ये जब उधर जाएगा तो फ्रेंच की जो फीमेल आएगी वो आएगी 18। ठीक हो गया। अब सवाल में मुझसे पूछ कर रहा है, फाइंड हाउ मैनी मेल स्टूडेंट आर स्टडिंग फ्रेंच। ठीक है, मैंने फीमेल निकाल लिया, तो मेल निकालना कौन सी मुश्किल बात है। ठीक है, फीमेल मेरे पास 18 है, और टोटल मुझे फ्रेंच पता है। टोटल फ्रेंच कितने हैं हमारे पास, देख लेते हैं, फ्रेंच मैंने निकाला है टोटल, हाँ 33 है ना हमारे पास टोटल फ्रेंच, 33 स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच। तो जो 33 है उसमें कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे, मुझे फीमेल पता है, फीमेल मैंने निकाल ली है। फीमेल क्या निकाला मैंने, 18, तो मैं क्या करूंगा, 33 में से 18 माइनस करूंगा तो मेरे पास मेल आ जाएगा।
33 में से मैं 18 माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। ये किधर गया, तो 2 10 और 3 5, और 3 और 2 5 हो गया आपके पास, और ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो 15 आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। यानी कि वो हाउ मैनी स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछ रहे कि कितने मेल हैं जो फ्रेंच पढ़ लें, वो आपके पास 15 आ गए। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देखो। ये ग्रुप 1 वाले सवाल ज्यादा इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं आईबीए में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास 24। इस सवाल को अच्छे से समझना है, ये भी दो 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 एयर में आया हुआ है। ठीक है, एयर मुझे याद नहीं है, 2025 में भी आया हुआ है और उससे पहले भी 2024 में भी आया हुआ है ये सवाल। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि नेहा टैजेड 70 बर्ड्स इन स्नैचरी, जो भी आप प्रोनाउंस कर लो उसको। ठीक है, द नेक्स्ट डे शी चूजेस 60 बर्ड्स आउट ऑफ विच 12 आर ऑलरेडी टैजेड, सो फाइंड द एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन स्नैचरी, जो भी है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला ये है कि टैजेड डिवाइड बाय टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू टैजेड इन सैंपल डिवाइड बाय सैंपल साइज। ठीक है, अब इस सवाल को समझो। सवाल में उसने कितने बर्ड्स टैजेड किए, 70 बर्ड्स किए, तो 70 यहां आ जाएगा। आउट ऑफ इस टोटल, टोटल ही तो मुझसे पूछा, टोटल मुझे नहीं पता, तो टोटल को मैं एन सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, हमेशा एन से ही शो करते हैं हम। फिर कह रहे थे नेक्स्ट शी चूजेस 60 बर्ड्स। अब ये क्या हुआ, आपके पास पॉपुलेशन 70 की थी, आपने उसमें से क्या कितना चूज कर लिया आपने, 60 सैंपल साइज कितना चूज किया आपने, सैंपल साइज आपने 60 चूज कर लिया ना। जैसे बस आपके पास पॉपुलेशन 670 था, आपने उसमें से 60 चूज कर लिया, तो आपने क्या चूज किया, उसका एक सैंपल चूज कर लिया, तो सैंपल साइज कितना था आपका 60 है। ठीक है, और उसमें से आपने टैजेट कितने पे किया है, उसमें से आपने ऑलरेडी टैजेट की जो किया है सैंपल में से जितना टैजेट किया है वो क्या है 12 है। फॉर्मूले में रखते हैं 70 अपॉन एन इज इक्वल टू 12 अपॉन 60। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, एन को यहाँ भेज देता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ, तो एन आपके पास ये हो जाएगा 70 इंटू 60 डिवाइड बाई 12। तो 2 6 ज़ा 12, या 6 से करते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 और 0, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। इसको मजीद सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 और ये 0। तो कितना आ गया एन, टोटल साइज कितना है एस्टिमेटेड 350। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, फॉर्मूला याद रखना, हो जाएगा सवाल सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखो आसान सा सवाल है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 25 में a की पावर 4 माइनस का ए 8 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 16 की पावर बी 4 इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है। आपके आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर की। अगर आप इसको गौर करो, अगर आप इसको गौर करो, क्या ये ए माइनस बी का फॉर्मूला खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। अगर मैं इसको बंद करूँ, ये कैसे बंद होगा, ए स्क्वायर की पावर ए स्क्वायर माइनस का 2, ए क्या है ए स्क्वायर, और बी क्या है आपके पास 4 की पावर बी स्क्वायर, और ये आपके पास बी की पावर स्क्वायर, और ये 4 की बी की पावर स्क्वायर। ठीक है, 4 बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ये यही चीज आ जाएगी। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में बंद करूँ, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है ए स्क्वायर, माइनस का बी क्या है 4 बी स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ये आ गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे ये ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर का स्क्वायर नहीं पूछ रहा मुझसे, सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है। ठीक है, और ये बराबर किसके 36 के। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, स्क्वायर हटा दूंगा, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6। यही तो मुझसे पूछा था, ए स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। कह रहा है कि एक्स की पावर जो है वो हाफ है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, और जेड की पावर इज इक्वल टू सी की पावर हाफ है। आपको ये बताना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स की 3/2 वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी और जेड की पावर हाफ। सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक्स की पावर 3/2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स किसके बराबर है आपके पास, एक्स बराबर है ए की पावर हाफ के। ठीक है, आपको क्या चाहिए, एक्स की पावर 3/2 चाहिए।
कोई मसला नहीं है, मैं पावर मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। मैथमेटिक्स में कुछ भी करते हो दोनों साइड करते हो, मैं जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास ए की पावर, जब ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4। ठीक है, मैंने इसको 3/2 कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 वन 3 और 2 2 4। तो एक्स की 3/2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए की पावर 3/4। और वाई स्क्वायर हमें पता है वो बराबर किसके है, बी के, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है हमारे पास, z बराबर है c की पावर हाफ के। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, मुझे निकालना है z की पावर हाफ। कोई मसला नहीं है, z को फिर से दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो z की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय c की पावर हाफ, जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो c की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब हमें पूछ क्या जा रहा था, तीनों को मल्टीप्लाई करने बोल रहा था ना सवाल में। क्वेश्चन नंबर सवाल में देखो, x की पावर 3/2 और वाई स्क्वायर, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। कोई मसला नहीं है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x की पावर 3/2 इसके बराबर है, तो a की पावर 3/4। इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, वाई स्क्वायर के, विच इज इक्वल टू b, तो मल्टीप्लाई बाय b। और ये z की पावर हाफ को मल्टीप्लाई करना है, जो कि बराबर है c/4 के, 1 की पावर 1/4। उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते, c 1/4। ये ऑप्शन में है, देख लेते हैं। a की पावर 3/4 b इंटू सी की पावर 1/4, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, यही है ना, या गलत कर रहा हूँ मैं, a की पावर 3/4 b और c की पावर 1/4 है। हाँ ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है c/d बराबर किसके है, 1/9 के। तो c किसके बराबर आ गया, 1 के, d किसके बराबर आ गया, 9 के। ठीक है, बराबर आमने सामने बराबर होते हैं, ये तब होते हैं जब एक वेरिएबल पे एक नंबर असाइन हो। इस तरह से नहीं, c प्लस का 2d इस तरह है और फिर आप उसको इक्वेट कर दो 4 से, ऐसा नहीं होता, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक वेरिएबल है एक न्यूमेरिकल है तो दोनों बराबर होते हैं इस कंडीशन में। तो c बराबर हो गया 1 के और d बराबर हो गया 9 के। अब a कह रहा है, आपके पास कंडीशन है √7 प्लस का √c। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, c बराबर है 1 के, तो √7 ऐसे ही रहा, प्लस का √1, और 1 √1 होता है, तो आपके पास a आ जाएगा 1 प्लस का √7। ठीक हो गया। इसी तरह b निकाल लेता हूँ। b क्या बोल रहा है मुझे, b कह रहा है कि b बराबर है √63 प्लस का √d, और d क्या है, d 9 है। तो जब मैं d की जगह पे 9 पुट करूंगा, 63 यहीं रहा, तो ये 3 का स्क्वायर होता है तो उससे कट जाएगा, तो 3 आ गया। तो b आ जाएगा आपके पास 3 प्लस का √63। a भी आ गया, b भी आ गया। सवाल में क्या बोल रहा था, फाइंड a/b मुझे निकालना है। तो a क्या है, a है 1 प्लस का √7, और b क्या है 3 प्लस का √63। अब आपको पता होगा कि हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, तो मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा दोनों साइड। 3 माइनस का जो है ये हो जाएगा 3 माइनस का, ये हम किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या इसको, अगर मैं 3 यहाँ से कॉमन ले लूँ, 63 को सॉल्व करूँ, मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो हूँ ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ 63 को। तो अगर 63 के रूट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 63 के रूट को इस तरह से अगर मैं करूँ, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 और 7 1 1, तो ये 3√7 हो जाएगा, है ना। तो 3 अपनी जगह रहा, 1 प्लस का √7 अपनी जगह रहा, 3 भी अपनी जगह रहा, और प्लस 63 किस में चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 का 1 बन रहा है और ये 7, तो ये 3√7 हो गया। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3√7। और अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, ठीक है, 1 प्लस √7 अपनी जगह रहा, नीचे से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा आपके पास 1 प्लस का √7, और मैं ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन ए आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो इसको ना मैं रेसिप्रोकेट भी कर सकता था। ठीक है, आप इसको रेसिप्रोकेट करते तब भी आपके पास आंसर आ जाता है, लेकिन वो लंबी हो जाती। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये रूट दिखा, बड़ा रूट था, आपने इसको सॉल्व किया तो इस तरह से कॉमन लेके आपके पास आंसर आ गया। तो ये सारे दिमाग आपको वहां पे खुद से चलाने पड़ेंगे। ओके हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, अब इस देखो, एक इस तरह के सवालात में जब भी एक वेरिएबल हो ना तो आप कर लो आराम से। जैसे मैंने ऊपर करवाया था नेचुरल लॉग लेके, उसमें एक वेरिएबल था, तो वो बहुत आसान सा करना।
लेकिन ये करने जाओगे ना काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और मुश्किल भी होगा और समझ में भी नहीं आएगा कैसे करोगे। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें ऑप्शन यूज़ करो। ठीक है, जाहिर सी बात है आप टेस्ट दोगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ही मैनेज कर रहे हो तो आपका पेपर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो मैं ऑप्शन डाल के देखता हूँ। ऑप्शन ए डालूंगा तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 आई के पास ये आ जाएगा 125, और एन की पावर क्यूब, एन क्या है आपके पास यहाँ पे, √3 है। यानी कि 3 की पावर 1/3 है, और उस पर क्यूब कर रहे हो आप, तो 3 से 3 चला जाएगा, तो 3 × 125, तो ये आपके पास आ जाएगा, बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 का 5 मल्टीप्लाई करो इसको, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल किया, 1 3 2 6 7, 3 1 3 और ये 4 475, और ये 125 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, लेकिन ये बराबर नहीं आएंगे, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैं ये रखूं तो ये फिर से आपके पास 125 आ जाएगा, और 125 आ जाएगा, और ये आपके पास 475 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, इस बार एन क्यू है, तो इस बार एन आ गया, एन क्या आ गया आपके इस बार 9 आ गया। ठीक है, ओके, इस बार एन जो है आपके पास 9 है, तो इस बार एन 475 नहीं आएगा। इस बार आप 125 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तब भी आपके पास बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, लॉजिक क्या है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे बड़ा हो रहा है और यहाँ पे छोटा हो रहा है, तो वो बराबर नहीं आ सकता। ठीक है, ऑप्शन डाल के चेक कर लेना, लेकिन अब यहाँ तक जो, अगर हाँ ठीक है, अगर आप ये डालो तो 9 9 × 81 हो जाएगा, तो ये भी बी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 × 9 81 हो जाएगा, वो बराबर नहीं होगा। फिर सी भी नहीं होगा, क्योंकि 3 × 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3, वो भी नहीं, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से करना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, और ये फंक्शन कह रहा है कि अब ये फंक्शन जो है ना, ये बिकम हो गया y प्लस का k, और फंक्शन के अंदर x माइनस एच है। तो इसको भाई मुझे वर्टिकली बताओ, मुझे थ्योरेटिकली बताओ कि इस इक्वेशन के साथ हुआ क्या है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर फंक्शन के अंदर कुछ होता है, ठीक है, लेट्स सपोज फंक्शन के अंदर कुछ होता है, अगर फंक्शन के अंदर मैं x प्लस एच कर रहा हूं, या फंक्शन के अंदर मैं x माइनस एच कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, माइनस एच का मतलब है कि मैं जा रहा हूं सीधे हाथ की तरफ, और प्लस एच का मतलब है मैं जा रहा हूं उल्टे हाथ की तरफ। लेट्स सपोज आपके पास ये एक ग्राफ था, ये यहाँ पे समझाता हूं मैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये x² का ग्राफ है ना, मैं कह रहा हूं कि भाई x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या है, फंक्शन के अंदर -2 हुआ है, तो इट्स मीन 1 2 2 यूनिट यहाँ पे आएगा, और अब ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर हो रहा है, और अगर मैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर करता, तो ये लेफ्ट जाता 2 यूनिट, 1 2, और फिर ग्राफ यहाँ बनता। तो ये अंदर वाला सीन है। और दूसरी कंडीशन होती है जब आपके पास फंक्शन के बाहर हो, जैसे ये आपका फंक्शन है f(x), और इसके बाहर मैं कह रहा हूँ +2, तो अब क्या होगा, अब ये सीन है कि ये ग्राफ बन गया आपका। अब +2 का मतलब ये है कि अब ऊपर जा रहे हो, 1 यूनिट 1 यूनिट ऊपर, ये 2 यूनिट ऊपर, अब ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ बन जाएगा। इसी तरह अगर आप फंक्शन के बाहर -2 कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पुराना फंक्शन था वो ये था, अब -2 कर रहे हो तो वो नीचे चले जाएगा, 1 और 2, अब ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड समझ आ गया। अब समझते हैं, ऑप्शन के पास चलते हैं, अब समझ आ जाएगा आसान से। तो व्हाट हैपेंड टू द राइट इक्वेशन, कह रहा है कि h यूनिट्स टू द लेफ्ट एंड k यूनिट्स टू द f। क्या h यूनिट लेफ्ट गया है, माइनस का मतलब लेफ्ट होता है, नहीं ना, राइट होता है ना, अभी तो मैंने समझाया, ये देखो x माइनस राइट जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब h यूनिट टू द राइट एंड k यूनिट्स टू द अप, तो बिल्कुल ठीक है, h यूनिट क्योंकि राइट पे जा रहा है, -h हो रहा है, और ये f(x) बराबर होता है आपके पास y के। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने f(x) समझाया है, तो f(x) हमेशा y के ही बराबर होता है। तो y प्लस क्यों हो रहा है, तो अपवर्ड जा रहा है, पीछे मैं बता चुका हूँ, प्लस करोगे तो अपवर्ड जाएगा, तो ये आपके पास ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अ 2-digit पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द यूनिट डिजिट इज 2.5 टाइम्स द 10th डिजिट। आपको 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि आपके पास जो यूनिट डिजिट है ना, वो 2.5 टाइम्स है 10th डिजिट के। लेट्स सपोज अगर मैं 10 डिजिट को x सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, ये 10 डिजिट है, ये यूनिट डिजिट, इसको मैं x सपोज कर लेता हूँ,
तो जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 2.5x होगा, है ना। मुझे नहीं पता, मैंने एक्स अज्यूम करके किया है। तो अब क्या है, आगे कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर obtained by reversing its digit is 27, सो फाइंड द नंबर। तो वो नंबर क्या होगा। तो बेहतर तरीका ये है कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन लंबी हो जाएगी। अगर मैं ऑप्शन से करूं, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर डी उठाता हूँ, 25 उठाता हूँ, तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट देखो 5 है। ये मैंने 25 क्यों उठाया है, क्योंकि देखो ये जो सारे ही आधे आधे हैं, ये 25 मैंने उठाया, लेकिन ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2.5 टाइम्स होगा इसका। तो अगर मैं 2 को 2.5 टाइम्स कर दूं, 2 इंटू 2.5, तो क्या 5 के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 2.5 टाइम ये आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो मीट कर रहा है। आगे कह रहा है कि अगर मैं डिफरेंस बिटवीन कर दूं किसके, अगर नंबर को रिवर्स कर दूं, अगर 25 को मैं रिवर्स कर दूं तो क्या आएगा, 25 का रिवर्स क्या होगा, 52 होगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा है, किसके बराबर आएगा, 27 के। करके देखते हैं, 52 माइनस 25 करो, 52 - 25, तो ये 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 बच गया, और ये ठीक है 27 आ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप न्यूमेरिकली भी कर सकते हो। तो मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ, ऑप्शन से करना बहुत आसान है, आप भी ऑप्शन से करना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। कह रहा है कि अली बाउट 150 ऑरेंज। अली ने कितने ऑरेंज बाई किए हैं, 150। ठीक है, ये भी दो दो एयर में आया हुआ है। एयर में नहीं है, 2025 में ही आया है, लेकिन दो दो डिफरेंट प्रोग्राम में आया है, ठीक है। और एप्पल वगैरह करके आया, तो इसको भी अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अली बाउट 150 ऑरेंजेस। अली ने 150 ऑरेंजेस बाई किए हैं, लेकिन और कितने में खरीदे, 35 में। और उसने $40 किस में स्पेंड किए, ट्रांसपोर्ट में। तो ठीक है, हम उसको उसमें उसको भी हम जो है ना उसमें ऐड करेंगे, उसमें यानी कि आप किराया लगा के जा रहे हो, तो वो भी तो खर्च हो रहा है ना। तो हम खर्चे में ही कंसीडर करेंगे कि 150 ऑरेंज मुझे इतने का पड़ा। जब मैं इसको करूंगा तो ये $75 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आगे कह रहा है ही सोल्ड 100 ऑरेंज। उसने कितने सोल्ड कर दिए, 100 ऑरेंज सोल्ड कर दिए, कितने के लिए, 125 के लिए। तो अगर उसने 125 के लिए सेल कर दिए, तो आपके पास 125 से उसने सेल किया है और उसको पड़ा 75 में था, तो इट्स मीन जो आपके पास पीछे बच जाएगा, वो कितने डॉलर बच जाएंगे, वो बच जाएंगे आपके पास $50। अब मुझसे पूछ रहा है व्हाट वाज द ओवरऑल प्रॉफिट। मुझसे ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछता, ठीक है। तो आप क्या करते, मल्टीप्लाई बाय इस तरह से करो। देखो, ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो आपके पास प्रॉफिट 50 है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जो जो आपको डिजायर्ड होता है वो ऊपर रखते हो, नीचे टोटल रखते हो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो। ऐसा ही है। तो डिजायर्ड क्या है हमारे पास, 50 है। 50 ऊपर आ गया, टोटल हमारे पास क्या है, 125 है। इसको अब मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मुझे परसेंटेज में नहीं बोलना, मुझे बोलना आप फ्रैक्शन में ही बताओ। इसको सॉल्व कर ले, सॉरी 125 टोटल नहीं है, टोटल हमारे पास 150 ऑरेंजेस है। 125 तो डॉलर है, पैसे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 150। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 500 गया, 5 1 5 और 5 3, तो ये आ जाएगा 1/3। इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 32 है। कह रहा है कि इफ सारा फिल 8 मोर एप्लीकेशन देन सन। ठीक है, अब मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई जो सना ने फिल किया ना, वो उसको मैं अज्यूम करता हूँ कि एक्स, ठीक है। तो कंडीशन क्या कह रही है कि सारा ने फाइल किया 8 ज्यादा, यानी कि x+8। सना से, सना को मैंने सना की एप्लीकेशन को मैंने एक्स सपोज किया है ना। तो सारा क्या कर रही है, 8 ज्यादा कर रही है। फिर कह रहा है अगर ये टुगेदर, अगर ये दोनों मिलाकर 54 कर रहे हैं, यानी कि सना और सारा दोनों मिलाकर 54 कर रहे हैं, तो सना का एक्स हमने सपोज किया था, सारा का x+8 सपोज किया था, और वो मिला के 54 कर रहे हैं। तो बताइए भाई, फाइंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशन फिल्ड बाय सना। तो सना ने कितना फिल किया, तो सब सॉल्व कर लेते, 2x ये आ गया, और प्लस का 8 वहां जाके माइनस का 8 होगा। तो पहले 4 जाएगा तो 50, और फिर मजीद 4 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 46। ठीक है, एक्स यहाँ से आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, एक्स आपके पास आ गया 23। ठीक हो गया। अब आपसे सना का पूछ रहा है,
सना क्या है आपके पास? हाँ, सना को ही तो हमने एक्स सपोज किया था और सना ही हमसे पूछ रहे, तो आप आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 23 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। अकॉर्ड, एक कॉर्ड है जिसकी जो डिस्टेंस है वो, जो लेंथ है लॉन्ग है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, और जो डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड का वो 4 सेंटीमीटर। रेडियस मुझसे पूछ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला याद कर लो। जब भी आपके पास कॉर्ड दिया हुआ हो, आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ हो, तो आर निकालने का फॉर्मूला है आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉर्ड अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कर लो याद। कॉर्ड हमारे पास क्या है? 6 है, 6/2 आपके पास क्या हो जाएगा? 3, है ना? 2 1 2 2 3, तो 6 तो 3 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस क्या हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा 25। और ये किसके बराबर है? आर स्क्वायर। फॉर्मूले में यही है ना, आर स्क्वायर के बराबर है। तो मुझे आर निकालना है, आर स्क्वायर नहीं निकालना है, तो आर आ जाएगा आपके पास 5 जब मैं रूट ले लूंगा। ऑप्शन में देख लेते, 5 है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 है। कह रहा है कि रेंज मीडियन एंड मीन ऑफ 5 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर ऑल आर इक्वल टू 10। यानी कि आपके पास रेंज, मीडियन, मीन सब के सब क्या किसके बराबर है? 10 के। तो पहले रेंज चेक चेक कर लेता हूँ। तीनों के रेंज बराबर किसके? रेंज क्या होता है? लार्ज नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, यानी कि स्मॉल नंबर। ठीक है, तो लार्ज क्या है? 15 है, स्मॉल क्या है? 5 है, सब में 15 माइनस 5 है, तो सबका 10 आ रहा है। तो ऐसे तो आप क्या रेंज से तो नहीं पता लगा सकते। अब मीडियन से पता लगाते हैं, क्योंकि मीडियन भी तो बराबर है ना। मीडियन अगर मैं देखूं, दो यहाँ से गायब कर दूं, दो यहाँ से गायब कर दूं, इसका भी 10 आ रहा है, इसको भी दो यहाँ से गायब कर दूं, दो यहाँ, सबका 10 आ रहा है। तो आप मीडियन से भी नहीं बता सकते। सिर्फ और सिर्फ आप किससे बता सकते हो? सिर्फ और सिर्फ मीन से बता सकते हो, मीन निकाल के। तो अगर मैं पहले वाले का मीन निकालूं, तो ये आ जाएगा 5 और 6, बी, और ये 10 आ जाएगा आपके पास। और ऑप्शन सी का अगर मैं निकालूं, तो 5 और 7 10 15, और 15 15 30, 30 और ये 7 और 2 30, और ये 20 50, तो ये 50/5 विच इज इक्वल टू 10। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के दो मीन गलत आएंगे। ठीक है, हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 5। सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर पता है ना? एक्स, x+1, x+2, x प्लस जा रहा है आपके पास। ठीक है, इस तरह से होता है। इसका सम निकालना है। 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, यानी कि x+x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 और प्लस x+4। हो गए 5। बराबर किसके है? 5 के। सॉल्व कर लेते हैं। ये 5x हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 3 6, और 6 और 4 10, प्लस का 10 इज इक्वल टू 5। प्लस का 10 उधर आएगा, माइनस का 10 तो माइनस का 5। एक्स अपनी जगह रहा, प्लस का 5 यहाँ के माइनस डिवाइड बाई 5, तो एक्स आ गया आपके पास नेगेटिव का 1। तो एक्स आ गया आपके पास क्या? नेगेटिव का 1। और सबसे लीस्ट इंटीजर पूछ रहा है, तो सबसे लीस्ट इंटीजर क्या होगा? यही होगा, एक्स होगा, विच इज -1। आगे जाओगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो बड़ा होता है ना -1 से। और फिर इसके आगे जाओगे तो ये 1 आ जाएगा, उससे आगे जाओगे तो 2 आ जाएगा। तो सबसे जो कम है वो -1 है। लीस्ट पूछ रहा है मुझसे, तो आज आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है। अच्छा, ये सवाल तो मुझे याद है, बिल्कुल मेरे सामने ये सवाल आया था, और मैं ना पहले बार में छोड़ दिया था कि यार बहुत बड़ा सवाल है, मुश्किल होगा। लेकिन जब मैं दूसरी बार आया ना करने, तो इतना आसान था कि फौरन से हो गया। देखो सवाल क्या है। सवाल में कह रहा है कि एन ए बैन चेस बाय मिंट पैकेट इन स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज। तो आप भी कभी देखो, आप भी ना बड़े सवाल देख के घबराना मत। हमेशा ना वो दिखने में बड़े सवाल होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। बीबीए का तो सवाल होता ही डिस्क्रिप्टिव है, पूरा वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो घबराना तो है ही नहीं, वैसे ही नहीं घबराना है आपको। लेकिन अगर कोई बड़ा भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, वो आसान होता है। एन ए बैन और चेस, 3 लोग हैं, बाय मिंट आप मिन पैकेट बाय कर रहे हैं। कौन कौन से? स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज साइज है। होल सेलर से कर रहे हैं। तो जो एन ए है ना, वो 600 पैकेट बाय कर रहे हैं टोटल। तो टोटल कितने बाय कर रहे हैं एन ए? तो एन ए का लिख लेते हैं, 600 बाय कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से जो 60% है वो स्मॉल, नहीं 60 नहीं है, 34% स्मॉल है, और जो 40% है वो क्या है? लार्ज है। देन तीसरे में कह रहा है जो बैन है ना, वो 400 पैकेट बाय कर रहा है। ठीक है, और बैन में जो बैन ने जो
3 10 जो है ना वो स्मॉल बाई किए हैं, यानी कि 3 ऑफ 10 स्मॉल बाई किए हैं, और आपके पास 1 ऑफ 10 जो है ना वो लार्ज बाई किए हैं। देन आपके पास अगला है कि चेस बाय 210 स्मॉल पैकेट्स। चेस ने कितने बाई किए हैं? 210। इसको सी से दिखा देते हैं। और उसमें से द रेशियो ऑफ द स्मॉल पैकेट, द रेशियो ऑफ द स्मॉल टू मीडियम पैकेट इज 3:4। स्मॉल टू मीडियम का रेशियो दिया हुआ है आपके पास 3:4। ठीक हो गया। पूछ क्या रहा है मुझसे? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मीडियम पैकेट बाउट बाय 3 जॉब। तो टोटल नंबर ऑफ मीडियम पैकेट बताना है जो तीनों ने बेचा है। ठीक है, तो सबसे पहले एनए से चलते हैं। एनए हम उसने टोटल 600 लिए हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल उसने कितने लिए हैं? सॉल्व करते हैं पहले इसको। 600 लिए हैं उसने टोटल, तो 34% स्मॉल है और 40% लार्ज है। तो 600 का 34% क्या आएगा? 0.34% ऑफ 600। 0.34% ऑफ 600 आ जाएगा आपके पास 204। तो स्मॉल कितने लिए हैं? 204। 40 क्या है? लार्ज। 40% क्या है? लार्ज। तो 0.40 ऑफ 600। तो लार्ज कितने आ गए आपके पास? ये 240 आ गए। अब टोटल कितने लिए थे उसने? 600 लिए थे। अगर टोटल 600 है, 600 में उसने कुछ लार्ज लिए होंगे, कुछ मीडियम लिए होंगे, कुछ स्मॉल लिए होंगे। मुझे लार्ज पता है और स्मॉल पता है। लार्ज क्या निकाला है मैंने? 240। मीडियम मुझे पता नहीं है, जो कि मुझे निकालना है। और स्मॉल हमने निकाला है 204। और ये बराबर किसके है? 600 के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मीडियम कितना आ जाएगा? ये दोनों को प्लस करके जब 600 से माइनस करोगे तो मीडियम आपके पास आ जाएगा 156। ठीक हो गया, ये मीडियम आ गया एन ए का। अब इसी तरह आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं बैन के लिए। बैन ना अब परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, उसमें दिया हुआ, फ्रैक्शन में दिया हुआ, कोई मसला नहीं है। फ्रैक्शन तो और आसान होता है। 310 ऑफ टोटल स्मॉल है, तो 310 ऑफ टोटल क्या है हमारे पास? 400। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 से 0 गया, 3 4 से 12 और ये 0, तो 120 कितने हैं? स्मॉल है। और 310 और 110 कितने हैं? लार्ज है। तो 110 ऑफ टोटल, टोटल 400 है। 0 से 0 गया, तो 40 कितने आ गए आपके पास? लार्ज आ गए। टोटल कितने लिए थे इसने? 400 लिए थे, है ना? तो टोटल आपके पास 400 आ गया, जिसमें से उसने लार्ज भी लिया होगा, मीडियम भी लिया होगा, स्मॉल भी लिया होगा। उसने लार्ज बता दिया 40 है, मीडियम उसे पता नहीं है, उसने स्मॉल बता दिया कितना है? स्मॉल उसने बता दिया 120 है। ठीक हो गया। तो इन दोनों को प्लस करूंगा, यहाँ ले जाके माइनस कर दूंगा, तो मीडियम यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से मीडियम आ जाएगा आपके पास 240। ये मीडियम आ गया आपके पास बैन का। दोनों का मीडियम आ गया। अब रहता है इसका, लास्ट वाले का। ठीक है, ये नाम भूल गया मैं उसका, क्या था। खैर, तीसरा आपके पास रेशो दिया हुआ है। तो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मॉल टू मीडियम है ना ये। तो ठीक है, ठीक है, आप स्मॉल टू मीडियम है तो आप रेशो वाला लगा लो कॉन्सेप्ट। टोटल को नीचे रखते हो, टोटल जो आपको चाहिए डिजायर्ड उसको यहाँ रखते हो, और टोटल को आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। ये टोटल इसका सम का टोटल है, और ये टोटल वो है जो कि उसने लिया है। ठीक है, मिक्स नहीं करना। तो इसका टोटल क्या होगा? 4 + 3 7। और जो आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? मीडियम चाहिए ना। तो मीडियम क्या है? 4 है। 4 ऊपर आ गया। टोटल टोटल क्या है आपके पास? टोटल है आपके पास 210। 210 यहाँ आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अच्छा अच्छा, ये गलत कर दिया ना मैंने। टोटल कैसे आ गया यहाँ पे 3? टोटल ये यहाँ पे 3 नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि आपके पास रेशियो क्या होना चाहिए? स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों होना चाहिए, तीनों का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तीनों का नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 को यूटिलाइज करता हूँ। 4 मैंने ऊपर रख दिया, तो 3 को मैं रेसिप्रोकेट करके 3 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 7 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 7 के लिए मुझे लार्ज भी लेना जरूरी है। सॉल्व करते हैं। 3 1 3, 3 7 21 और 7 4 आपके पास हो जाएगा 28। तो ये 280 आ गया इसका मीडियम। तीनों का मीडियम आ गया हमारे पास। तीनों के मीडियम को प्लस कर देते हैं। पहले वाले का मीडियम क्या था? पहले वाले का मीडियम था 156। फिर बैन का मीडियम मैंने कितना निकाला? 240। और फिर आई थिंक चैट नाम था, क्या नाम था उसका, मैंने मीडियम निकाला 280। तीनों के एडीएम मीडियम को प्लस कर देता हूँ। यही तो सवाल मैं पूछ रहा था। जब आप तीनों को सम करोगे तो आपके पास आएगा 676।
ठीक है, आसान सा है ना, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो 676 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन बी आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है आपके पास 37, y अपॉन 7 माइनस का 12x इज इक्वल टू 4, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। इससे आसान सवाल तो कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। y अपॉन 7 अपनी जगह रखूंगा मैं, ठीक है, y अपॉन 7 अपनी जगह रहा, माइनस का 12x उधर जाके प्लस का 12x और प्लस का 4 यहाँ पे पहले से, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, जब 7 यहाँ के 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 84x, और ये 7 इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 जा आपके पास हो जाएगा, 4 6 जो 24 होता है तो ये 28 हो जाएगा, और ये y। अब इसको मैं इक्वेट कर दूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, और मुझसे m पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है, स्लोप यहाँ पे 84 आ गया आपके पास, ऑप्शन सी आपके पास आंसर आ गया। देखो अब सेम सवाल, देखो दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा हूँ मैं, और इसी तरह से मैंने सवाल को छोड़ दिया था और मैं आगे बढ़ गया था, तो भागना नहीं है, ये इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। पढ़ो अभी, देखो भाई, देयर आर 4 बास्केट, 4 बास्केट है हमारे पास, और द फर्स्ट बास्केट है द सेम नंबर ऑफ द बास्केट विद द एप्पल 1, यानी कि अगर पहला बास्केट है तो उसके अंदर एप्पल भी कितने होंगे, 1, ठीक है। द सेकंड बास्केट है द सेम नंबर ऑफ एप्पल एज द बास्केट विद 2 एप्पल, तो सेकंड बास्केट में कितने एप्पल है, 2 है। थर्ड बास्केट हैज द सेम नंबर ऑफ द एप्पल विद द बास्केट 3, तो थर्ड बास्केट में कितने हैं, 3। द फोर्थ बास्केट हैज द 0 एप्पल, जो फोर्थ बास्केट है उसमें कितने एप्पल है, 0 है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने, प्लस कर दो, 3 तो 5 और 1 6, 6 आपके पास आंसर आ गया। इतना आसान सवाल था, तो आपको भागना नहीं है बड़े सवाल से, ये मैं समझा दूं आपको, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इनइक्वालिटी दी हुई है, आसान सा है, आपके पास 5y माइनस का 20 इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस का 20 उधर जाके प्लस का 20 इक्वल टू 0, y अपनी जगह रहा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, तो y क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि y जो है ना आपका, वो 4 के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक हो गया, यानी कि 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, 2y प्लस का 3 को सॉल्व करते हैं, 2y प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी हमें रेंज पता चलेगा ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 वहां जाके माइनस का 3, और y अपनी जगह रहा, और 2 यहाँ के डिवाइड हो गया, यानी कि नेगेटिव का 3/2, तो नेगेटिव का 3/2 आपके पास कितना होता है, आई थिंक नेगेटिव का 1.5 होता है, हाँ 1.5 होता है, ठीक है। तो आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, आपके पास 4 से छोटा और माइनस का 3/2 से बड़ा, और 4 से छोटा, तो इसके दरमियान क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ये सारे नंबर्स आएंगे। सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई दी बोथ इनक्वालिटी, तो कितने ऐसे वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करे, गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे नंबर है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक हो गया। तो आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। चलो 40 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, आसान सा है बिल्कुल, हलवा है, बस लॉग का आपका रूल पता होना चाहिए। ये 2x यहाँ ये पावर में पीछे चले जाएगा, अभी मैं ऊपर जो लॉग का सवाल करवा रहा था वहां पे भी बताया था, तो 2x यहाँ आ गया, log 10 ये यहाँ पे रहा, सॉरी ये इक्वल टू लगा दिया मैंने बीच में, इनटू log 10 और इज इक्वल टू log 100 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मजीद सॉल्व करने के लिए, ओके, अब क्वेश्चन नंबर आप देखो 40, बहुत आसान सा है, आप देखो यहाँ पे log 10 है और इसकी पावर 2x है, और यहाँ पे log 10 log 100 है, तो अगर मैं इसको इस तरह से करूं, log 10 अपनी जगह रहेगा, 2 और x अपनी जगह रहेगा, इसको मैं कर देता हूँ log 10 की पावर 10 की पावर हाँ स्क्वायर कर देता हूँ, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं बात तो एक ही है, तो अब क्या होगा, log से log जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जाएगा 10 की पावर 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 2। अब आप देखोगे कि ये सेट्स का रूल था, जब भी आपके पास बेस सेम होती थी तो आप पावर को इक्वेट कर देते थे,
ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 और x यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। वैसे 45 का होता था क्वेश्चन, मुझे बाकी 4 क्वेश्चन मिले नहीं। मुद्दा ये है, सवाल पढ़ते लिखा हुआ क्यूबिक इक्वेशन हैज द फॉलोइंग, क्यूबिक इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रूट कॉम्बिनेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन का क्या हो सकता है? क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स क्यूब की इक्वेशन है ना, तो एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का ऐसे कुछ है। तो एक्स क्यूब में जो मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं? 3 रूट्स होते हैं ना। जिस तरह से आपके पास एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक का कितना होता है? 2 रूट्स होता है, यानी कि पावर इज इक्वल टू, ये बात याद रख लो, पावर इज इक्वल टू रूट्स। ये अपने पास लिख लो, जो आपके पास मैक्सिमम पावर, सॉरी मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू रूट्स। मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है तो रूट्स आपके पास 3 होंगे। ठीक हो गया। लेकिन इसमें ये सीन है कि सारे के सारे जो है ना वो नहीं होंगे, नॉन रियल नहीं होंगे। 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, 1 रियल होंगे, या 3 रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तीनों के तीनों रियल हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो 2 कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, इसके अलावा नहीं होगा। ऑप्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। ये रूल है आपके पास, ये रूल है, ये फैक्ट है। मोर देन 3 रूट्स, 3 से ज्यादा रूट हो ही नहीं सकते। मैंने अभी बताया मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू रूट, तो ये नहीं हो सकता। ऑल 3 आर कॉम्प्लेक्स, तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नहीं होते, मैक्सिमम 2 कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, 1 रियल जरूर होगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड 1 रूट, तो ये बिल्कुल ठीक है। 2 कॉम्प्लेक्स हो सकता है, 1 1 हो सकता है, तो ये ठीक है। ऑड रियल एंड डिस्टिंक्ट, सबके सब रियल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स भी हो। तो 3 और 4 आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में एक सीरीज दी हुई है और पूछ रहा है 20 टर्म बता दो। तो अगर आप इस सीरीज को गौर से देखो, इन दोनों का, इन सब का डिफरेंस क्या आ रहा है? एक दूसरे का सेम नहीं आ रहा है, मुख्तलिफ आ रहा है ना। देखो 10 और उसके दरमियान कितना डिफरेंस है? 6 का, है ना। 10 में से 6 नहीं सॉरी 4 का 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। देन 16 में से 10 जाएगा 6 बचेगा। देन 24 में से 16 जाएगा 8 बचेगा। देन 34 में से 24 जाएगा 10 बचेगा। तो ये सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन सब का डिफरेंस 2 2 है। 4 2 6 6 2 8 और 8 2 10। तो इस जब आपका, यानी कि ये जो डिफरेंस जो है ना, इनके दरमियान 2 का फर्क है। जब सेकंड डिफरेंस बराबर हो, ये पहला डिफरेंस नहीं है, सेकंड डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये था, सेकंड डिफरेंस ये है 2 है, सेकंड डिफरेंस बराबर है। तो जब सेकंड डिफरेंस बराबर होता है ना, तो फॉर्मूला आपके पास हो जाता है एन स्क्वायर प्लस का बी एन प्लस का सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सी ये आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एन स्क्वायर कर दोगे प्लस का एन और प्लस का 4, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और आपको 20 टर्म बताना है, तो 20 पुट कर दो यहाँ पे। 20 का स्क्वायर प्लस का 20 प्लस का 4, तो ये 20 का स्क्वायर 400 प्लस का 24, तो ये हो जाएगा 424। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और ये सेकंड जब आपका डिफरेंस बराबर हो तब इस्तेमाल होता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने जो मेरा आज का एम था कि आप लोगों को 2025 का राउंड 1 का BBA ACF और BA का पेपर करवा दूं मैं 2025 के लिए। पेपर से पहले पहले, राउंड 1 से पहले पहले, वो आज इंशाल्लाह मेरा मुकम्मल हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। पास्ट पेपर्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, या कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह की अपडेट हो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।